हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी से चल रही होगी। चलिए देखिए, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर तो एक्सप्लेन कर दिया है सॉलिड स्टेट का, ठीक है, आपने अच्छे से पढ़ भी लिया होगा। अच्छा, अब इसके बाद जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूं कि ये जो चैप्टर है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। सर ऐसा क्यों, सर इंपॉर्टेंट क्यों है? तो बेटा ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, ये आपका प्रैक्टिकल बेस्ड है, ये आपके प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड है। क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम आप जब ट्राइट्रेशन वाला प्रैक्टिकल करते हैं तो वहां पर इस चैप्टर की वैल्यू है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जो भी इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा उस चैप्टर का हर एक टॉपिक आपको अच्छे से समझना है और उसमें जो भी आपका डाउट हो वो आपको क्लियर करना है। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन आपके लिए होता है, तो वहां पर आप अपना डाउट दे सकते हैं, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सके क्लास में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है सॉल्यूशन। तो देखिए, सॉल्यूशन के बारे में तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे और आपने क्लास 11th में भी सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, ठीक है। कौन से वाले चैप्टर में? फर्स्ट वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। तो कुछ ना कुछ तो आपको आता ही होगा सॉल्यूशन के बारे में। देखिए, सॉल्यूशन क्या होता है ना, जनरली टू कंपाउंड्स का मिक्सर होता है ना, ठीक है। क्या होता है? मिक्सर होता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन कि सर मिक्सर तो होता है, क्या हर एक मिक्सर सॉल्यूशन होता है? तो हम कहेंगे नहीं भाई, हर एक मिक्सर सॉल्यूशन नहीं होता है। तो सर ऐसा क्या है सॉल्यूशन में कि हम उसको सॉल्यूशन कहेंगे? तो बेटा एक बात आप लोग ध्यान रखना कि जो आपका सॉल्यूशन होना चाहिए वो आपका होमोजीनियस होना चाहिए। सर क्या होना चाहिए? होमोजीनियस। अच्छा, होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस उसे कहते हैं जिसमें जो भी आपके सॉल्यूट पार्टिकल हैं, अभी सॉल्यूट वर्ड है, अभी बताता हूं क्या कहते हैं इसको, ठीक है। यानी जो भी उसमें आपके सॉल्यूट पार्टिकल अगर वो कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं तो दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज होमोजीनियस, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? होमोजीनियस। यानी आपने दो चीजों का मिक्सर लिया, उसमें से एक चीज ऐसी है जो कम क्वांटिटी में, जो लेस क्वांटिटी में है, अगर आप उसके पार्टिकल को देख नहीं पा रहे हो, ठीक है, यानी नेक्ड आई आप उसको नहीं देख पा रहे हो, कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? होमोजीनियस। और इसको समझते हैं प्यारे बच्चों हम एक एग्जांपल से। चलिए देखिए, यहां पर देखिए, मान लीजिए आपके पास एक बीकर ये है और एक बीकर आपके पास ये है। ये दो आपके पास क्या है? बीकर हैं। अच्छा, ये दो तो बीकर आपके पास हो गए। अब इन बीकर में कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये आपके पास एक बीकर है ए और ये आपके पास एक बीकर है बी। अब इस ए बीकर में वाटर और NaCl, ठीक है, का मिक्सर है। अच्छा, इसमें किसका मिक्सचर है? सैंड और वाटर का मिक्सचर है, ठीक है। दो आपके पास है, इसमें भी वाटर है, इसमें भी वाटर है, लेकिन यहां पर हमने जो ऐड किया है वो NaCl है, सोडियम क्लोराइड, और यहां पर जो हमने ऐड किया है वो क्या है? आपका सैंड है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि सर इन दोनों में से सॉल्यूशन कौन सा होगा? तो भाई कौन सा होगा? जो होमोजीनियस होगा, ठीक है। अब अगर देखते हैं होमोजीनियस, अगर मैं NaCl की बात करता हूं, मैंने क्या किया? NaCl को लिया और NaCl को जब बीकर में मैंने मिलाया तो NaCl जो होता है ना, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। किस में हो जाता है? इस वाटर सॉल्यूशन में, ठीक है ना, इस वाटर में, सॉल्वेंट में। तो अगर ये कंप्लीटली इसमें डिसॉल्व हो जा रहा है तो भाई हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे होमोजीनियस। क्या बोलेंगे उसको? होमोजीनियस उसको कहा जाएगा, ठीक है ना। उसको क्या बोला जाएगा भाई? होमोजीनियस उसको कहा जाएगा। अच्छा, अगर ये होमोजीनियस है तो भाई ये तभी सॉल्यूशन है। अगर ये होमोजीनियस नहीं है तो आप इसको सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। देखिए, जैसे आपके पास जो सेकंड वाला है, इसमें आप देखिए सैंड है और वाटर है, दो चीजें हैं ना, ठीक है। अब सैंड और वाटर में अगर आप देखते हैं तो क्या आप जब इस सैंड को इस वाटर में ऐड करते हैं तो क्या आप जो सैंड के पार्टिकल है उनको देख सकते हैं? तो आपका आंसर होगा यस सर, बिल्कुल देख सकते हैं। क्यों भाई? अगर आप सैंड को वाटर में मिलाओगे तो क्या होगा? वो उसके सरफेस पे बैठ जाता है। जो भी आपके कंटेनर यहाँ पर अवेलेबल है, जो भी आपके पास बीकर यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। अब जब आपने उसको उसमें मिलाया तो वो क्या हो गया? पूरी तरीके से घुल गया, यानी पूरी तरीके से उसमें वो डीपली घुल गया, ठीक हो गया। अच्छा, अगर उसमें वो आपका डिसॉल्व हो गया है तो हम उसको, अगर देखो डिसॉल्व तो वैसे होता नहीं, अगर हो गया तो होमोजीनियस। अब ये क्या होता है ना, डिसॉल्व तो होता नहीं है भाई, और अगर डिसॉल्व नहीं होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस।
उसको क्या कहा जाएगा, हेट्रोजीनियस बोला जाएगा। तो अगर ये मिक्सचर हेट्रोजीनियस है तो इसको सॉल्यूशन नहीं कहा जाएगा, सबसे पहला क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन कौन होगा, जो होमोजीनियस होगा। फॉर एग्जांपल आपके सामने है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। एक्वस का मतलब वाटर, सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन ही हो गया ऑफ किसका, NaCl का, सोडियम क्लोराइड का। ठीक हो गया, तो ये तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, ए सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेज हुज कंपोजिशन कैन बी वेरिड विद इन सर्टेन लिमिट्स। हाँ, दूसरी चीज ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई दोनों चीजों को तो आपस में मिला रहे हो, तो ये नहीं कि आपने क्या करा कि 5 ml हमने वाटर लिया और 2 kg उसमें से हमने कुछ NaCl डाल दिया। अगर ऐसा करोगे तो बताओ सॉल्यूशन कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो एक सर्टेन लिमिट भी उसके लिए होनी जरूरी है। अगर आप लिमिट का यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या वो सॉल्यूशन बनेगा, तो आपका आंसर होगा नहीं, वो सॉल्यूशन उस कंडीशन में नहीं बन सकता है। ठीक है, तो एक सर्टेन लिमिट का होना बहुत जरूरी है। जब तक सर्टेन लिमिट नहीं होगी तब तक बेटा सॉल्यूशन भी आपका नहीं बन सकता है। क्लियर। तो देखिए, हाँ, सर्टेन बाय होमोजेनियस मिक्सचर वी मीन दैट इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। ठीक हो गया, तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा सॉल्यूशन हम किसे बोलते हैं। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे, जो सॉल्यूशन के टाइप्स हैं वो हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट टाइप्स है, पहले मैं आपको समझा देता हूं अच्छे से। तो देखिए अगर मैं बात करता हूं कि जो सॉल्यूशन के टाइप्स हैं, ठीक है, ये किसके बेस पर, जो भी उनकी फिजिकल आपकी स्टेट होती है उसके बेस पर जो आपके सॉल्यूशन होते हैं वो इतने टाइप के होते हैं, और एक टेबल के फॉर्म में मैं आप उनको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है ना। तो फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट द कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। अब सबसे पहला क्वेश्चन कि सर सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्यूशन तो सर आपने बता दिया, लेकिन ये सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या होता है भाई। तो देख लो, पहले इसको भी समझ लो कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट किसे बोलते हैं। देखो भाई, सॉल्यूशन में एक ऐसा कंपोनेंट जिसकी क्वांटिटी सबसे कम हो तो दैट इज नोन एज सॉल्यूट, उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। सॉल्यूशन में एक ऐसा कंपोनेंट जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। क्लियर हो गया। ठीक है, जैसे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl है, इसमें जो आपका NaCl है ये क्या है, लेस क्वांटिटी में है, और अगर ये लेस क्वांटिटी में होगा तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको आपका सॉल्यूट बोला जाएगा। और यहां पर जो वाटर है, ठीक है, ये क्या है, मैक्सिमम क्वांटिटी में है। ठीक है, तो यहां पर हम इसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट इसको कहेंगे। तो एक तो हो गया आपका सॉल्यूट, दूसरा आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। और ये याद रखना कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिलाकर ही प्यारे बच्चों क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। सर क्या बनेगा भाई, सॉल्यूशन बनेगा। अगर ये दो चीजें नहीं होंगी तो भाई सॉल्यूशन फॉर्म नहीं हो सकता है। क्लियर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब यहां देखते हैं। अब देखिए भाई कितने टाइप्स में ये आपका डिवाइड किया गया है, इसका क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। तो देखिए जो पहला है ना हमारे पास सॉल्यूट, सॉल्यूट यानी ना समझ रहे हो NaCl, जैसे वहां पर सॉल्यूट था, वाटर वहां पर सॉल्वेंट था, तो उसी की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम एक ऐसे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं बच्चों कि जिसमें जो आपका सॉल्यूट है वो आपका गैस है, और यहां पर जो आपका सॉल्वेंट है वो भी आपका क्या है, गैस है। तो ये आपका क्या है, गैस है, और जो सॉल्वेंट है आपका वो भी आपका गैस है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, गैसेस सॉल्यूशन कहते हैं। याद रखिएगा, पहले हम गैसेस सॉल्यूशन के बारे में जनरली जान रहे हैं। तो गैसेस सॉल्यूशन में एक चीज ध्यान रखिएगा ना कि गैसेस सॉल्यूशन में जो आपको सॉल्वेंट मिलता है, सॉल्वेंट, ठीक है बेटा, वो तीनों स्टेट में गैस होगा। इस चीज को याद रखिएगा। सॉल्वेंट गैसेस सॉल्यूशन में याद रखिएगा कि सॉल्वेंट क्या होगा, हमेशा गैस होगा। अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट गैस है तो आप उसको क्या बोलेंगे, गैसेस सॉल्यूशन कहेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट आपका क्या है, सॉलिड हो, तो उसको सॉलिड सॉल्यूशन कहा जाएगा। अगर आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें आपका सॉल्वेंट क्या हो, लिक्विड हो, तो उसको लिक्विड सॉल्यूशन बोला जाएगा। और अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पहले हम गैसेस सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे, फिर लिक्विड है, फिर उसके बाद ठीक है फिर आपका सॉलिड है। तो एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, गैसेस सॉल्यूशन है। इसमें जो आपका सॉल्यूट है वो आपका क्या है, गैस है, और जो आपका सॉल्वेंट है वो भी आपका क्या है, गैस है। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट आपका गैस हो और सॉल्वेंट भी आपका क्या हो, गैस होता है, ऐसे सॉल्यूशन को गैसेस सॉल्यूशन कहा जाता है। इसका एग्जांपल क्या है, देखिए मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन क्या है, गैस है भाई, ऑक्सीजन क्या है, गैस है। ठीक है ना। तो ये जो सॉल्यूशन हो गया इसको क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे
गैसेस सॉल्यूशन। इसी प्रकार जो दूसरे टाइप का हमारे पास सॉल्यूशन है, अब हमने क्या किया ना, इसमें जो आपका सॉल्यूट है उसको हमने क्या लिया, लिक्विड लिया। अच्छा, जो सॉल्वेंट है उसको हमने क्या लिया, गैस लिया। अब अगर इसको हमने गैस लिया तो इसका एग्जांपल क्या हो गया भाई, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस, ठीक है ना। अब जो क्लोरोफॉर्म है वो यहां पर क्या है, लिक्विड स्टेट में है, और नाइट्रोजन क्या है, गैसेस स्टेट में है। तो दोनों को मिला दिया, क्या बन गया, सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन बना, बताइए कैसा सॉल्यूशन बना बेटा, गैसेस सॉल्यूशन बना। याद रखिएगा, यहां से एग्जाम में आपके लिए एमसीक्यू जरूर आता है 100%। कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसा दे देगा कि क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। अब बताइएगा कि फाइंड आउट दी सॉल्यूटेंट सॉल्वेंट, ठीक है, इनमें क्या बताइए, सॉल्यूटेंट सॉल्वेंट बताइए। तो कैसे बताएंगे आप, ऐसे ही आपको पहचानना होगा कि इसमें सॉल्वेंट क्या और सॉल्यूट क्या है। तो इसके एग्जांपल आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्लियर। अच्छा, जो तीसरे टाइप का उसका नाम क्या है भाई, इसमें जो आपका सॉल्यूट है वो हमने क्या रख दिया, सॉलिड रख दिया है, और जो आपका सॉल्वेंट है वो क्या रख दिया है, गैस रख दिया है। अब सॉलिड आपका क्या है, सॉल्यूट आपका क्या है, सॉलिड है, और जो आपका सॉल्वेंट है वो आपका क्या है, गैस है। मैंने बताया था ना कि गैसेस सॉल्यूशन की बात करें तो तीनों स्टेट में जो आपका गैस होगा वो क्या होगा भाई, आपका गैस होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या, देखिए कैम्फर, आपका कैम्फर है नाइट्रोजन गैस। अब आपके पास नाइट्रोजन गैस है, कैम्फर क्या है, सॉलिड है आपके पास। तो हमने क्या किया, नाइट्रोजन गैस में कैम्फर को मिला दिया। अब जो सॉल्यूशन बन गया उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, गैसेस सॉल्यूशन कहेंगे, क्लियर। अच्छा, और सर इसका एग्जांपल, बेटा ये भी एग्जांपल है, डस्ट और स्मोक, समझ रहे हो ना। हाँ, डस्ट हो गया और स्मोक पार्टिकल्स जो हो गए वो आपके एयर में प्रेजेंट होते हैं। तो भाई जो डस्ट है और जो स्मोक के पार्टिकल है दैट इज सॉलिड स्टेट, ठीक है ना। किसमें, सॉलिड स्टेट में है। और आप ये किसमें मिक्स होते हैं भाई, एयर में। एयर में क्या, बहुत सारी गैसेस होती हैं, मान लीजिए ऑक्सीजन गैस मान लीजिए, तो उसमें क्या होगा, अगर मिक्स हो गए तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन हम उसको कहेंगे। क्लियर हो गया है। चलिए, तो ये तो हो गया भाई गैसेस सॉल्यूशन। अब जो हम सेकंड टाइप का सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लिक्विड सॉल्यूशन। अब सर ये लिक्विड सॉल्यूशन क्या हुआ, तो बेटा लिक्विड सॉल्यूशन में ना जो आपका सॉल्वेंट होगा वो आपके लिक्विड स्टेट में होगा। इस चीज को आप याद रख लो भाई, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर तीनों स्टेट में आप सॉल्वेंट देख रहे हैं, किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, लिक्विड सॉल्यूशन इसको बोला गया। अब देखिए, अगर आप यहां पर देखते हैं कि जो आपका फर्स्ट स्टेप है, कि यहां पर आपका क्या फर्स्ट स्टेप में जो आपका सॉलिड है वो आपका क्या बेटा, सॉल्यूट जो है आपका गैस है, और सॉल्वेंट यहां पर लिक्विड है। तो भाई एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट आपका क्या हो, गैस हो, और सॉल्वेंट आपका क्या हो, लिक्विड हो, तो ऐसे सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या हो सकता है, ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है ना, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक हो गया। ऐसे ही आपका CO2 डिसॉल्व इन वाटर, CO2 भी तो डिसॉल्व होता है वाटर में, तो ये भी आपका किसका एग्जांपल हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन का ये एग्जांपल हो गया। अब बात करते हैं बेटा, देखिए अब एक ऐसे सॉल्यूशन की बात करते हैं जिसमें आपका सॉल्यूट भी लिक्विड है और आपका सॉल्वेंट भी लिक्विड है। अब सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, तो भाई कौन सा सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे एथेनॉल और मेथेनॉल, इन दोनों को आपस में डिसॉल्व कर दो। ठीक है, किस में डिसॉल्व कर दिए भाई, वाटर में डिसॉल्व कर दो। क्यों, एथेनॉल डिसॉल्व करते होगे ना वाटर में, हाँ बेटा पार्टी वार्टी में करते होगे, जो याद होगा आप लोगों को। ठीक है, एथेनॉल बेटा जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ड्रिंक, ठीक है ना, हाँ पीने वाली जो दारू होती है वो बेटा क्या होती है, एथेनॉल होती है वो, ठीक है ना, क्या होती है, एथेनॉल होती है। तो जब उसका वाटर में डिसॉल्व कर देते हो तो जो सॉल्यूशन बन जाता है, जिसको पी के आप इधर उधर लटके रहते हैं, जो पीते हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कुछ तो ऐसे तो जो लिमिट में पीते हैं, लेकिन वो पीने होने की बात छोड़ो, आप अभी स्टूडेंट हो तो आप लोगों को बेटा पढ़ाई पर फोकस करना है, स्टडी पर ध्यान देना है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या, अगर आपके पास एक ऐसा सॉल्यूशन अगर आपके पास है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन उसको कहेंगे। ठीक हो गया। चलिए अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो क्या है, एक ऐसा सॉल्यूशन प्यारे बच्चों जिसमें जो आपका सॉलिड है, जिसमें जो आपका सॉल्यूट है वो आपका सॉलिड है, और लेकिन जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा, क्या सॉलिड होगा, नहीं सर बिल्कुल भी नहीं होगा, भी बताए थे ना, सॉल्वेंट क्या होगा बेटा, लिक्विड होगा। और अगर ऐसा सॉल्यूशन आपके पास है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। जैसे कि इसका एग्जांपल है, या तो हमने वाटर लिया, वाटर में NaCl मिक्स कर दो, अभी बताए थे ना NaCl कैसा होता है भाई, सॉलिड स्टेट में, वाटर कैसा है, लिक्विड स्टेट में, तो दोनों को मिला दिया तो बन गया सॉल्यूशन।
और सॉल्यूशन बन गया, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। अब आपने क्या किया, शुगर है आपके पास, ठीक है, सुक्रोज है, सुक्रोज को मिला दीजिए वाटर में, तो सुक्रोज को जब आप वाटर में मिला देंगे तब भी क्या बनेगा, आपका सॉल्यूशन बनेगा। और कैसा सॉल्यूशन ये बनेगा, तो आपका आंसर होगा सर ये लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। क्लियर हो गया है। तो दो टाइप के सॉल्यूशन के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। अब जो तीसरा टाइप का हमारे पास सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सॉलिड सॉल्यूशन कहा जाता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन कि सर ये सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है, तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो आपका सॉल्वेंट होता है वो क्या होगा भाई, सॉलिड होगा। और अगर ये सॉलिड होगा तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहा जाएगा, तो आप बोलेंगे सर इसको सॉलिड सॉल्यूशन कहा जाएगा। दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज सॉलिड सॉल्यूशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सॉलिड सॉल्यूशन। अब हम एक ऐसे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसमें जो आपका सॉल्यूट है वो आप क्या है, गैस है, और जो आपका सॉल्वेंट है वो क्या है, सॉलिड है। तो भाई जब ये आपका सॉल्यूट यहां पर आपके पास गैस है और सॉल्वेंट आपके पास यहाँ पर सॉलिड है, तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे कि सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो आपकी क्या है, गैस है, और पैलेडियम क्या है, सॉलिड है। यानी पैलेडियम की क्वांटिटी यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है ना, पैलेडियम की क्वांटिटी क्योंकि सॉल्वेंट है, दैट इज सॉल्वेंट। और जो यहाँ पर आपका क्या है, हाइड्रोजन है, इसकी क्वांटिटी कम है, ठीक है, तो ये क्या है आपका सॉल्यूट। तो जब दोनों को मिला दिया बन गया सॉल्यूशन, और ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर। अब सेकंड देखिए, अब जो दूसरा हमारा है उसमें क्या है कि आपके पास जो सॉल्यूट है वो आपका लिक्विड है, और जो सॉल्वेंट है वो क्या है, सॉलिड होगा। अगर आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन होता है तो भाई उसका एग्जांपल दीजिए ना, तो मरकरी विथ सोडियम, याद रखिएगा सोडियम, देखो मरकरी के यहाँ पर क्या है, मरकरी की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर लिक्विड स्टेट में होती है, और आपका जो सोडियम है वो क्या है भाई, सॉलिड स्टेट में है। तो हमने क्या किया, मरकरी को जब सोडियम में मिला दिया तो एक मिक्सर यहां पर बन जाता है, और जब यहां पर एक मिक्सर बन गया उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, आपका सॉलिड सॉल्यूशन हम उसको कहेंगे। क्लियर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, भाई अब एक ऐसे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसमें आपका सॉल्यूट भी सॉलिड हो और आपका सॉल्वेंट भी सॉलिड हो। तो जब दोनों आपके क्या हो, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों अगर आपके क्या हो, आपके किस में हो जाए भाई, बताइए, आपके दोनों किस में हो जाए, सॉलिड स्टेट में हो जाते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन का जो एग्जांपल होता है, जैसे कॉपर है हमारे पास, कॉपर को ना हम गोल्ड में डिसॉल्व कर देते हैं। तो जब हमने कॉपर को गोल्ड में डिसॉल्व कर दिया तो हमारे पास यहाँ पर एक सॉल्यूशन बनता है, और उस सॉल्यूशन को हम सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर हो गया है ना। तो सॉल्यूशन यानी तीन टाइप के होते हैं, सबसे पहले गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड। गैसेस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट आपका गैस होगा, लिक्विड सॉल्यूशन में लिक्विड आपका सॉल्वेंट आपका लिक्विड होगा, और अगर बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन की तो इसमें जो आपका सॉल्वेंट होगा वो सॉलिड होगा। क्लियर हो गया है। तो आपको ये एग्जांपल याद रखने हैं जो कि बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इन एग्जांपल को, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है ना। अब हम इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन, इसको एक्सप्रेस कैसे किया जाए, ठीक है ना, इसको एक्सप्रेस किया यानी मेजर कैसे किया जाए इसको। तो इसको मेजर करने के लिए कुछ हम टर्म्स यहां पर यूज करते हैं, यानी कुछ यूनिट्स का हम यहां पर यूज करते हैं, और उन यूनिट्स को ही हम आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन उसका देने वाले हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले क्वेश्चन में ये आ रहा होगा ना, दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप ये तो समझा दिए, लेकिन सर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, पहले हमें वो तो बताइए। तो बेटा देखो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है भाई, देखिए भाई, ठीक है, देखो कॉन्सेंट्रेशन की अगर मैं बात करता हूं ना, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। जो आपके पास सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट है, वो कितना अमाउंट प्रेजेंट है भाई सॉल्यूशन में, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। अब किसी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, इन्हीं को बेटा हमें आगे मेजर करना है, और इन्हीं को मेजर करने के लिए हम डिफरेंट टर्म्स का यूज करते हैं जिनको हम यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, और उन्हीं के बारे में आज हम आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। क्लियर। चलिए भाई, अच्छा कॉन्सेंट्रेशन तो आप समझ गए होंगे ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा, वेरी गुड।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन भी आप लोगों के लिए मैंने लिखी है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन। इसको क्या कहा जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन कहा जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इस देखिए, अब इस यूनिट्स ऑफ अगर कॉन्सेंट्रेशन की हम बात करते हैं, इस कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए जो हमारे पास सबसे पहला टर्म्स यहां पर यूज होता है, जो कि आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था, उसका नाम क्या है? मास परसेंटेज। क्या बेटा इसका नाम? मास परसेंटेज है। ठीक है, ये वॉल्यूम परसेंटेज नहीं बोलते इसको, ठीक है ना, इसको काट दीजिएगा। ये मास परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं, वॉल्यूम अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, अब मास परसेंटेज किसे कहेंगे ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो भाई आप पूरा का पूरा अगर कोई भी इससे न्यूमेरिकल आएगा ना तो वो आप एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये चैप्टर प्रैक्टिकल बेस्ड तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल में इसका यूज होना ही होना है। और प्रैक्टिकल में अगर आपको बोल दिया मास निकालो, ये निकालो, तो कैसे निकालोगे भाई? आपको फॉर्मूला ही नहीं पता, आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, तो कैसे आप कैलकुलेट करोगे बताइए? तो इसीलिए आपको हर एक टॉपिक यानी इसका जो फॉर्मूला है उसको ध्यान से समझना है, हर एक चीज को अच्छे से क्लियरिफाई करते हुए चलना है, उसके बाद आप न्यूमेरिकल बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना? तो गारंटी लीजिए इस चीज की। ठीक है, मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं कि आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और आप लोग अच्छे से मेरे ध्यान भी देंगे, तभी आपको न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। ठीक है ना? चलिए देखिए, अगर मैं मास परसेंटेज की बात करता हूं तो आपने कंसंट्रेशन क्या होता है इसके बारे में तो आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, अब हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है ना? तो देखिए, जो सबसे पहली यूनिट है किसकी? आपकी कंसंट्रेशन की, उसका नाम क्या है? मास परसेंटेज है उसका नाम। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहां देखिएगा, आप लोग मास परसेंटेज किसे कहेंगे उसके बारे में हम डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको देने वाले हैं। ठीक है ना? और एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसको वॉल्यूम परसेंटेज नहीं कहा जाता है। ठीक है ना? ये रॉन्ग है, इसको वॉल्यूम परसेंटेज नहीं बोलेंगे, दैट इज मास परसेंटेज। अब सर ये मास परसेंटेज होता क्या है, पहले हमको वो बताइए। देखिए, थोड़ा सा हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है ना? तो देखिए, जो आपकी डेफिनेशन बोलती है, द मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन इज द मास ऑफ द कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एक मान लीजिए 100 ग्राम आपके पास सॉल्यूशन है, उस 100 ग्राम सॉल्यूशन में आपका जो कंपोनेंट प्रेजेंट है, कोई सा भी कंपोनेंट ले लेते हैं, उसका कितना मास उसमें प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे? उस सॉल्यूशन का मास परसेंटेज कहेंगे। क्लियर? अब देखिए, अभी मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से यहां पर एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग टेंशन ना लीजिए। ठीक है ना? तो देखिए, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। भाई 100 क्यों आया? क्योंकि आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं, इसीलिए यहां पर 100 से मल्टीप्लाई हुआ है। क्लियर? अब देखते हैं कि सर मास परसेंटेज कहेंगे किसे? सर हमें एक्सप्लेन कीजिए, तभी हमें पढ़ने में मजा आएगा। चलो भाई देखो, मान लीजिए प्यारे बच्चों, आपके पास एक कंपोनेंट ए है और एक कंपोनेंट आपके पास बी है। ये दोनों क्या है? कंपोनेंट। ठीक है? अच्छा, इन दोनों कंपोनेंट को अगर आप आपस में मिला देते हो तो क्या बन जाता है? कोई सॉल्यूशन यहां पर आपका बन जाता है। ओके सर, समझ में आ गया, ठीक हो गया। अब जब दो इन कंपोनेंट को आपने आपस में मिलाया तो आपका सॉल्यूशन यहां पर प्रिपेयर हो जाता है। क्लियर? अब मान लीजिए जो आपके पास कंपोनेंट ए है ना, इसका मास क्या है? WA। ओके, कंपोनेंट ए का मास W है मान लेते हैं। अच्छा, जो कंपोनेंट बी है इसका मास क्या है? WB। ओके, अच्छा, ये जो WA क्या है लिख लीजिए यहां पर, मास ऑफ कंपोनेंट ए, मास ऑफ कंपोनेंट ए। ठीक है, WB क्या है? मास ऑफ कंपोनेंट बी, मास ऑफ कंपोनेंट बी। ठीक है? अच्छा, ए कंपोनेंट ए है, इसका मास WA है, और जो दूसरा कंपोनेंट बी है उसका मास WB है। इन दोनों को आपस में मिला दिया तो आपका सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया। ठीक है? अच्छा, अगर हमें मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ए निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? हाउ टू कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ए? तो मास परसेंटेज ऑफ
कंपोनेंट ए इक्वल टू कैसे निकालेंगे, मास ऑफ कंपोनेंट ए, मास ऑफ कंपोनेंट ए प्लस मास ऑफ कंपोनेंट बी अपॉन कितना आ जाएगा, एक मिनट रुकिए, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है, इसको पहले हटाइएगा, 1 मिनट, ठीक है। अब यहां से देखिएगा, देखिए मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ए अगर आपको निकालो तो कैसे निकाला जाएगा, देखिए जिस कंपोनेंट का अगर आप मास निकाल रहे हैं तो उसको यहां पर लिखेंगे, मास ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन, नीचे आएगा अपॉन में टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन होता है, यानी टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, मास ऑफ कंपोनेंट ए प्लस मास ऑफ कंपोनेंट बी। अब आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो यहां पर 100 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, क्लियर, यहां पर 100 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अगर ऐसे ही आपको किसका मास निकालना हो, अगर मान लीजिए आपको मास परसेंटेज किसका निकालना हो, बी का निकालना हो, तो देखिए बी का मास परसेंटेज कैसे निकलेगा, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट बी, तो क्या करेंगे उस केस में, बी की वैल्यू ऊपर रख देंगे, मास ऑफ कंपोनेंट बी अपॉन मास ऑफ कंपोनेंट ए, मास ऑफ कंपोनेंट ए प्लस मास ऑफ कंपोनेंट बी, ठीक है, इस तरीके से करेंगे और इनटू यहां पर हो जाएगा 100, क्योंकि परसेंटेज आप पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। अच्छा, यहां पर देखिए ये जो मैंने नीचे वाली लाइन में लिखा है ना कि मास ऑफ कंपोनेंट ए प्लस मास ऑफ कंपोनेंट बी, इट इज आल्सो नोन एज टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना। देखो जो सॉल्यूशन बन रहा है किससे बन रहा है, एक कंपोनेंट ए आपके पास है और एक कंपोनेंट बी आपके पास है, जब इन दोनों का आप आपस में मिला दोगे तो वो जो मास होगा टोटल, वो किसका मास होगा, सॉल्यूशन का मास होगा, ठीक है। तो यहां पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन भी आप उसको लिख सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर आप इसको मैथमेटिकली दिखाना चाहेंगे तो कैसे दिखाएंगे, देखिए हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो पहले इसको मिटा लेते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, अगर आपको क्लियर हो गया है तो भाई इसको नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है, इसको अपनी कॉपी में नोट करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा वो देखते हैं, चलिए। अब देखो, अगर आप इसको मैथ के फॉर्म में दिखा रहे हो तो मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ए, ठीक है, इसको कैसे दिखाएंगे हम, देखिए मास ऑफ कंपोनेंट ए यानी WA, मास ऑफ कंपोनेंट ए इट मींस WA प्लस मास ऑफ कंपोनेंट बी इट मींस WB इनटू 100 कर दीजिए, तो ये इसका फॉर्मूला बन गया है। क्लियर हो गया। अच्छा, अगर आपको इसी तरीके से मास परसेंटेज किसकी दिखानी हो भाई बताइए, कंपोनेंट बी की सर, किसकी बेटा, कंपोनेंट बी की, तो क्या किया जाएगा, मास ऑफ कंपोनेंट बी इट मींस WB अपॉन मास ऑफ कंपोनेंट ए प्लस मास ऑफ कंपोनेंट बी और इनटू क्या हो जाएगा 100, बस इतना सा तो क्वेश्चन है।
ठीक है, तो जब तक आपको हर एक टॉपिक का फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा तब तक आप उससे रिलेटेड जो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको कैसे करेंगे। तो इसीलिए आपको इस चैप्टर का जो हर एक टॉपिक है वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तब आप इससे रिलेटेड जो भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं उनको बड़ी इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए टर्म फर्स्ट में तो आपके नहीं हो सकता, जब फाइनल के बोर्ड एग्जाम हो तो वहां पर आपके न्यूमेरिकल आ जाए, अब वहां पर नहीं आए लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम में कहां जाओगे, वहां तो आएंगे ही ना। तो इसीलिए यहां पर जो हर एक चीज है उसको अच्छे से समझना है। कल को कोई आप एग्जाम देते हैं, नीट का एग्जाम देते हैं, जेई का एग्जाम देते हैं, तो वहां पर ये चीजें नहीं आएंगी क्या, बिल्कुल आएंगी। तो इसीलिए इनको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए यहीं से एक न्यूमेरिकल आ गया। अब उस न्यूमेरिकल के आपको अगर एमसीक्यू फॉर्म में बना दिए, 4 उसके ऑप्शन दे दिए, आप बताओ आप कैसे सॉल्व कर लोगे, क्या तुक्का भिड़ाओगे, वहां पर नहीं भिड़ाओगे भाई, पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जो राइट आंसर आएगा उस पर आप टिक करोगे। क्लियर। चलिए अब जो सेकंड टाइप का हमारे पास है उस पर चलते हैं। देखिए जो दूसरा हमारे पास वो क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज है। ठीक है, अच्छा जो आपका मास परसेंटेज था ना बच्चों, उसको W/W परसेंटेज से दिखाया जाता है, इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है ना, हाँ, मास परसेंटेज रिप्रेजेंटेड बाय W/W परसेंटेज। ओके, अब इसी तरीके का एक सेम इसका भाई होता है जिसका नाम होता है सर वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक, तो अब हम वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहां पर डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज। आपको नेम से ही पता चल रहा होगा, होता सेम है, बस जहां पर आपका मास था वहां पर आपको वॉल्यूम लिख देना है। और अगर आपने इतना छोटा सा मेरा काम कर दिया तो आप वॉल्यूम परसेंटेज को बहुत अच्छे से समझ जाओगे, इस चीज की आप गारंटी ले लो। चलो देखते हैं सर वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा। तो मान लीजिए वही आपके पास एक कंपोनेंट ए है प्यारे बच्चों, और जो दूसरा कंपोनेंट आपके पास है उसका नाम है सर कंपोनेंट बी। ओके सर, अच्छा अगर जो कंपोनेंट ए है, मान लीजिए जो इसका मास है प्यारे बच्चों वो वी है, ठीक हो गया। कंपोनेंट जो सॉरी इसका वॉल्यूम वी है, ठीक है ना। अब जो कंपोनेंट बी आपके पास है इसका वॉल्यूम क्या है, वी बी है। ठीक है, तो जो चीज आपने लिखी उसको लिख दीजिए कि जो वी है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए क्या है, वी है। ओके ठीक है, अच्छा वी बी क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट बी। ठीक है, तो अगर इसका वॉल्यूम परसेंटेज आपको निकालना है, हाउ टू कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको हटाते हैं यहां से। चलिए, तो उसके लिए क्या करते हैं देखेंगे यहां पर। ठीक है, तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, किसका, कंपोनेंट ए का। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ए, तो यहां पर आप लिखेंगे वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बस वही मास की तरह, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए प्लस वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट बी, और इनटू यहां पर हो जाएगा प्यारे बच्चों 100 हो जाएगा बस। क्योंकि परसेंटेज आप पढ़ रहे हैं, और अगर परसेंटेज में 100 नहीं होगा तो क्या होगा, वही होगा जो खुदा ही मंजूर होगा। चलो भाई अब यहां ध्यान से देखो, ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। यस सर, बहुत अच्छी बात है। अब इसको मैथ्स के फॉर्म में कैसे लिखें, तो देखिए भाई, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए क्या था, वी ए था। अच्छा वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए क्या था, वी ए था। वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट बी क्या था, वी बी था। अच्छा परसेंटेज पढ़ रहे तो 100 हो जाएगा, बस ये निकल गया आपका वॉल्यूम परसेंटेज। ओके क्लियर है ना, यस सर, बहुत अच्छी बात है। चलिए अच्छा, अब अगर आपको इसी तरीके से वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट बी निकालना हो, ठीक है, तो हाउ टू कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट बी, तो सेम इसकी तरह होगा। यानी यहां पर अगर हमसे ये बोला जाए कि वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट बी निकालना है, तो कैसे निकाला जाएगा भाई, बताइए कैसे निकाला जाएगा। तो देखते हैं, चलिए कैसे निकालते हैं। आप देखिए उसको कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए, अब देखो यहां पर जिसका वॉल्यूम परसेंटेज आप निकाले उसको ऊपर रखोगे, ठीक है। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट बी में क्या होगा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट किसका वॉल्यूम आएगा, बी का आएगा ना। तो भाई बताओ वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट बी वो क्या था, वी बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए आ जाएगा नीचे, ठीक है,
वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए यानी आपका, यहाँ पर वी ए लिख देते हैं, वी ए प्लस वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट बी यानी वी बी, और इनटू हो जाएगा यहाँ पर 100। बस इस तरीके से आपको वॉल्यूम परसेंटेज भी इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत इजी तरीका है, ठीक है। अच्छा एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसकी जगहों पर देखिए, एक कंपोनेंट है ए जिसका वॉल्यूम है वी ए, एक कंपोनेंट है आपके पास वी जिसका वॉल्यूम है वी वी। अब अगर आप इन दोनों को मिला दे रहे हो तो जो टोटल वॉल्यूम बनेगा वो किसका होगा बताइए। ए और बी को मिलाने से क्या बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है ना। अब उसमें जो आपका कंपोनेंट ए है उसका वॉल्यूम अलग है और जो कंपोनेंट बी है उसका वॉल्यूम अलग है। अब अगर आप इन दोनों को आपस में मिला देते हैं तो इससे जो आपका वॉल्यूम बनता है वो किसका वॉल्यूम होगा, तो आप कहेंगे सर वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा। क्लियर। तो यानी यहां पर आप क्या लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन भी आप इसकी जगह पर लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप यहां पर बार बार ये लिखें वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए प्लस वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट बी, आप इसकी जगह पे टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया यहां तक। अगर यहां तक क्लियर हो गया है तो बताइए भाई, कमेंट करेगी यस सर हमें तो क्लियर हो गया है। अब आप आगे चलिए, ठीक है, और इसको अपनी कॉपी में नोट भी करिए। चलिए नोट करिए इसको अपनी कॉपी में पहले, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नोट कर लिया सभी ने? चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं, ठीक है। अब एक मिनट पहले एक स्लाइड अभी और बची यहाँ पर, ठीक है। चलिए पहले इसको मिटा लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक और है, इसके बाद है इसी से ही रिलेटेड है वो भी, उसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए भाई वो टॉपिक क्या बोलता है, चलो उसको भी देख लेते हैं। वो भी सिंपल है, वो भी इसी का छोटा भाई है, बस वो भी इसी का क्या है, छोटा भाई। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, वॉल्यूम परसेंटेज रिप्रेजेंटेड बाय वी बाय वी परसेंटेज। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, वी बाय वी परसेंटेज से किया जाता है। इस चीज को आप लोग खासकर याद रखिएगा। ओके चलिए अब अगला हमारे पास क्या, उसको देख लेते हैं एक बार। देखिए जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी इसको हम बोलते हैं W बाय V परसेंटेज। कभी कभी क्या होता है ना कि ये दो चीजों में से, यानी देखो दो कंपोनेंट आपके पास हैं, उनमें से हम एक कंपोनेंट को तो वेट के फॉर्म में दिखा देते हैं, मास के फॉर्म में, और जो दूसरा होता है उसको वॉल्यूम के टर्म्स में मेजर किया जाता है, ठीक है। जैसे ये है देखो W बाय V, यानी यहाँ पर एक कंपोनेंट A है जिसको आपको जिसका वेट यहाँ पर मेजर किया जा रहा है, और जो कंपोनेंट B है उसका वॉल्यूम यहाँ पर मेजर किया जा रहा है, ठीक है ना। तो कंपोनेंट ए और बी मिलके तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन यहाँ पर बनाएंगे, तो वो हम देख लेते हैं। देखो ये भी सेम ऐसे ही होता है, बस ज़्यादा कोई डिफरेंस इसमें नहीं होता है, सेम इनकी तरह ही होता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, समटाइम्स क्या होता है कि वी एक्सप्रेस दी कॉन्सेंट्रेशंस एज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। हम क्या करते हैं, कुछ टाइम में हम क्या करते हैं, जो आपका कॉन्सेंट्रेशन होता है किसका, सॉल्यूशन का, उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वेट बाय वॉल्यूम के टर्म्स में हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। और ये क्या होता है भाई, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों कि यहां पर ये जो V बाय V दिखाया जाता है या फिर ये W बाय V दिखाया जाता है, जो ऊपर वाला होता है ये हमेशा क्या दिखाता है, सॉल्यूट की क्वांटिटी को दिखाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जो ऊपर वाली वैल्यूज है वो क्या शो करेगी, सॉल्यूट का अमाउंट शो करेगी, वो अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर हो गया है। और जो नीचे करेगा वो क्या करेगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, या फिर जो भी मास होगा, अगर मास परसेंटेज ले रहे हो तो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन होगा। क्लियर हो गया ना। अब यहां पर देखिए जैसे W है, W बाय V है, तो ये क्या दिखाएगा भाई, देखो अगर W को मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, मास ऑफ द कंपोनेंट A, यानी कंपोनेंट A एक ऐसा कंपोनेंट है जो इस सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट है, यानी जिसकी क्वांटिटी सॉल्यूशन में कम है। तो यहां पर अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, कि मास ऑफ कंपोनेंट ए, यानी कंपोनेंट ए हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं सर, सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। अपॉन नीचे क्या आ जाएगा,
बताओ 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी नीचे जो आता है टोटल वॉल्यूम आ जाएगा किसका, सॉल्यूशन का। तो नीचे क्या जाएगा भाई, टोटल वॉल्यूम ऑफ दी सॉल्यूशन, और इनटू यहां पर आपने कर देना है 100 बस, क्योंकि परसेंटेज आप पढ़ रहे हो, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आप पढ़ रहे हो, तो इसको आप ऐसे करोगे। क्लियर हो गया है, बहुत अच्छी बात है। तो देखो ज्यादा अंतर कोई नहीं है इनमें, बस सेम है। इसको V बाय V, इसको थोड़ा सा एक्सप्रेस करने का तरीका अलग हो गया, W बाय V परसेंटेज से हमने इसको दिखा दिया। बस एक चीज है कि सॉल्यूट को हम इसको वेट में मेजर कर रहे हैं और सॉल्यूशन को हम इसको वॉल्यूम के टर्म्स में मेजर कर रहे हैं, बस इतना डिफरेंस होता है, ज्यादा यहां पर कोई डिफरेंस आपका नहीं होता है। क्लियर हो गया है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, और फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। ओके, चलिए बच्चा बैठिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब देखते हैं क्या है। अब आ गया आपका पार्ट्स पर मिलियन। इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये, ठीक है। तो देखते हैं सर पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है। देखिए पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ना। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना कि जो आपके पास अभी तक जो आपके पास जो यहाँ पर सॉल्यूट था ना, जो भी सॉल्यूशन था, ठीक है, वो बहुत कम क्वांटिटी में आपके पास था, यानी जिसको आप इजीली मेजर कर सकते थे। जैसे आपका 100 ml था, 1 लीटर था, या 2 लीटर मान लो, 10 लीटर मान लो, इतना मान लो। अब मान लो अगर इससे ज्यादा की क्वांटिटी अगर आपको दे दी जाए और फिर आपसे कहा जाए कि बताइए इसका वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, बताइए इसका मास परसेंटेज क्या होगा, तो क्या आप उन टर्म्स को उस कंडीशन में यूज कर पाएंगे? तो आपका आंसर होगा नहीं सर, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो सर ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जहां पर अगर आपका जो मास है अगर वो लाखों में हो, समझ रहे हो ना, अगर 1000 में हो, लाख में उसका वेट हो, या उसका वॉल्यूम आपका लाख में है, या फिर उसका मास उसका लाख में है, या फिर 1000 में है, तो वहां पर तो हाउ टू कैलकुलेट जो आपका कॉन्सेंट्रेशन यानी यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो उस कंडीशन में हम यहां पर एक टर्म्स फॉलो करते हैं जिसका नाम है पीपीएम, ठीक है। पीपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? पार्ट्स पर मिलियन। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1 मिलियन, 1 मिलियन कितने के इक्वल होता है? तो 10 लाख के इक्वल होता है। कितने के इक्वल होता है? 10 लाख के इक्वल होता है। तो 10 लाख पार्ट में से अगर कोई सॉल्यूट की क्वांटिटी को आपके मेजर कर रहे हो, तो सोचिए कि 10 लाख पार्ट है किसी सॉल्यूशन के, अब उसमें से कोई सॉल्यूट की क्वांटिटी अगर आप मेजर कर रहे हो, तो सोचिए कि उतने पार्ट में से एक सॉल्यूट की क्वांटिटी आप मेजर कर रहे हैं, तो सोचिए उसी को ही हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। बस ज्यादा कोई अंतर नहीं होता है, सिर्फ इतना अंतर होता है कि जो पार्ट्स पर मिलियन होता है, वह आपका सॉलिड इज प्रेजेंट इन वेरी मिनट अमाउंट्स, ट्रेस क्वांटिटी द कंसंट्रेशन एक्सप्रेस्ड पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ना, एस पीपीएम। इट इज अ पार्ट्स ऑफ ए कंपोनेंट्स पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक हो गया। चलिए अब पीपीएम का फॉर्मूला क्या भाई? देखो पीपीएम इक्वल टू क्या होता है? मास ऑफ कंपोनेंट ए। देखिए इसको जूम कर लेते थोड़ा सा आपको ताकि अच्छे से शो हो जाए, देखिए, ठीक है। तो पीपीएम इक्वल टू क्या जाएगा? मास ऑफ कंपोनेंट ए। मान लीजिए आपके पास एक कंपोनेंट ए है, अगर आप उसका पीपीएम कंसंट्रेशन बताना चाहते हैं तो कैसे बताएंगे? मास ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10 टू दी पावर 6। सर अभी तक तो 100 आ रहा था, अब ये 10 की पावर 6 कहां से आ गया सर? पहले ये बता दो। तो बेटा अभी तक आप जो पढ़ रहे थे परसेंटेज पढ़ रहे थे, पर 100 पढ़ रहे थे, लेकिन अब आप पढ़ रहे हैं पर मिलियन पढ़ रहे हैं, और 1 मिलियन जो होता है वो 10 की पावर 6 होता है, यानी 10 लाख होता है। इसीलिए यहां पर क्या आया है? 10 की पावर 6 आया है। क्लियर, समझ में आ गया ना? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पार्ट्स पर मिलियन। इसका यूज कब होता है? जब आपके पास लार्ज अमाउंट हो, ठीक है ना, या जो भी आपके पास सॉल्यूशन है वो लार्ज क्वांटिटी में अगर आपके पास प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में आपको इस टर्म्स का यूज करना होता है। क्लियर हो गया है? बहुत अच्छी बात है। अगर आपको क्लियर हो गया है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि यस सर हमें क्लियर है। अब आप आगे बढ़िए। सर मजा आ रहा है सर, क्लास में बहुत अच्छी क्लास लग रही है, शानदार लग रही है, लाजवाब लग रही है। ओके सर, चलिए बहुत अच्छी बात है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नोट करिए पहले इसको। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
अब एक क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, आप टेंशन ना लीजिए। इस चैप्टर से हर एक टॉपिक में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो आपके एग्जाम आएगा वो भी आपको यहां पर बताया जाएगा। तो हम आपको ऐसे ही नहीं कि हवा हवा में हर एक चीज को उड़ा दिया, ऐसे यहां पर आपको एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा प्यारे बच्चों। बस आपको सपोर्ट करना है, अपना प्यार यहां पर बनाए रखना है, और अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक करना है और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, ठीक है, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ सके, हमें भी अच्छा लगे कि भाई बच्चों ने इतने ज्यादा लेक्चर को पसंद किया है और हम भी यहाँ पर जो वीडियो है आपके लिए जो भी लेक्चर हम लेकर आ रहे हैं उसको और अच्छा बनाएं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट यहाँ पर दें और लेक्चर को बहुत अच्छा आपके लिए लेकर आए। ओके, चलिए भाई। अच्छा, क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो ध्यान से। If 11 ग्राम of oxalic acid are dissolved in 500 ml of solution, ठीक हो गया, डेंसिटी 1.1 ग्राम पर ml, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इन सॉल्यूशन। अब देखो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि बोला है ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है, डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, ओके, और व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इन सॉल्यूशन। देखो भाई, अब जो ऑक्जेलिक एसिड का जो सॉल्यूशन है ना वो किसने बनाया है जानते हैं, वाटर में बनाया है, ठीक है ना। अच्छा देखो भाई, यहां पर क्या है, ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है, और वाटर है, इन दोनों को मिला दिया तो बन गया किसका, सॉल्यूशन बन गया भाई। क्या बन गया बच्चों, सॉल्यूशन बन गया। ओके, यस सर। अच्छा, अगर इसका सॉल्यूशन बन गया तो भाई कैसे आप इसको मास परसेंटेज निकालोगे, ध्यान से देखो, आपको निकालना मास परसेंटेज है, लेकिन क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हो कि आपको 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड दिया है, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन तो दिया ही नहीं है कहीं, ठीक है, क्योंकि ये आपको वॉल्यूम दिया है 500 ml, दैट इज वॉल्यूम, ठीक है, ये आपका मास नहीं है, क्योंकि अभी हमने मास परसेंटेज में क्या पढ़ा था कि मास ऑफ कंपोनेंट ए, मास ऑफ कंपोनेंट ए प्लस मास ऑफ कंपोनेंट बी, या और जिसको हम बोलते थे टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो भाई सॉल्यूशन का मास यहां पर गिवन है, तो आपका आंसर होगा सर नहीं गिवन है, तो सर अब ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो भाई देखिए, जहां पर आपको डेंसिटी दे दी जाए तुरंत दिमाग लगा लेना कि सर कुछ ना कुछ तो यहां पर बात है, डेंसिटी दे दी तो इसका मतलब तो वॉल्यूम आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, मास परसेंटेज आप मास आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको वॉल्यूम गिवन है, डेंसिटी गिवन है। अब बताओ भाई कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो भाई, चलिए यहां देखिए, तो देखिए यहां पर आपको जो जो चीजें पहले दी है सब उसको लिख लो, ठीक हो गया। आपको क्या दिया है, 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड, यानी मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड आपको दिया है, मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड कितना दिया है, 11 ग्राम, ठीक है, ये तो मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड आपको दिया है। फिर क्या दिया आपको, 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितना दिया है, 500 ml आपको दिया है। उसके बाद क्या दिया है, डेंसिटी आपको दी है, कितना दी है, 1.1 ग्राम पर ml आपको डेंसिटी दी है। ओके, चलिए। अच्छा, इसके बाद क्या दिया आपको, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ठीक हो गया, ये सारी चीजें आपको दी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मास आपको निकालना है, सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, मास। अब मास, डेंसिटी, वॉल्यूम के बीच में कोई ना कोई तो रिलेशनशिप होता है ना, और वो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। तो बताओ क्या रिलेशनशिप होता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है भाई, बताओ, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब अगर आपको यहां से मास कैलकुलेट करना है तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं ना, ठीक है। तो बताओ क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी कितनी है, 1.1 ग्राम पर ml, वॉल्यूम कितना दे रखा है, 500 ml, ठीक है, वॉल्यूम कितना दिया है, 500 ml दिया है। तो भाई देखो ml से ml कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, अगर इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आएगा, शायद 550 आएगा, 550, ठीक है, 550 आ जाएगा, तो 500 ग्राम आ जाएगा, 550 ग्राम, 550 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन निकल के आ गया प्यारे बच्चों, क्या निकल के आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब आपने मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया है, अब तो बहुत इजी है भाई क्वेश्चन। अब आपको ऑक्जेलिक एसिड का मास परसेंटेज निकालना है, तो भाई अब तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो लिखेंगे यहां पर मास परसेंटेज
ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। अरे सर बता दो सर, मास परसेंटेज क्या होगा सर ऑक्जेलिक एसिड का? तो देखो बेटा क्या होगा, मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। चलो दूसरे कलर से दिखा देते ना तो मजा आएगा लिखने में। चलो मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड अपॉन क्या आएगा बेटा, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, और इनटू यहां पर क्या हो जाएगा, परसेंटेज पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों तो 100 हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ओके चलो भाई, अच्छा यहां तक क्लियर है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है अगर यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब कैलकुलेशन आपको करनी है। तो भाई देखो कैलकुलेशन कैसे होगी, ध्यान से देखो भाई। मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड कितना दे रखा है, ध्यान से देखिए कितना दिया, 11 दे रखा है ना, 11, ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन दे रहा है, कितना अभी निकाला था 550, इनटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ओके चलो भाई, अब क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो गया, ठीक हो गया, 11 5 जा और 5 2 जा 10, यानी कितना आ गया 2%। बस ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना इजी न्यूमेरिकल है आपका, इतना सिंपल न्यूमेरिकल अगर आपको मिल रहा है तो क्या आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे? जल्दी बताइए, समझ में आ गया सभी को? वेरी गुड। इसी तरीके के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि पहले आप जो आपका डेरिवेशन है ना उसको समझिए, क्योंकि अगर आपके डेरिवेशन समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि डेरिवेशन में कौन सी चीज क्या है, जब तक आपको ये एक्सप्लेन नहीं होगी, जब तक ये आपको समझ में नहीं आएगी, आपको बेसिक नहीं बनेगा, तो आप उस कंडीशन में न्यूमेरिकल को भी इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो वो तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है? इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता है हर साल, और प्रैक्टिकल में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसको आपको अच्छे से क्लियर करना है। ये टॉपिक यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोलरिटी और नॉर्मलिटी, ये तीन के तीन ऐसे टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आपके फॉर्म होते हैं, ठीक है? तो देखते हैं, चलिए मोलरिटी क्या होती है, हमने क्लास 11th में भी अच्छे से पढ़ा होगा, जिन बच्चों ने ध्यान दिया होगा, अगर क्लास 11th की बात करते हैं। ओके चलिए प्यारे बच्चों, तो देखिए मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, देखिए मोलरिटी को आपको ऐसे याद रखना है। देखिए एक ट्रिक बता रहा हूं आपको कैसे याद रखना है, देखो यहां बता दे रहा हूं, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। भाई इतना अगर आपको याद हो गया तो भाई पूरी डेफिनेशन आपको याद होगी। देखिए सर क्या मतलब हुआ इसका, देखो बेटा पर लीटर डेफिनेशन क्या बनेगी, 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके बेटा, सॉल्यूट के, किसके, सॉल्यूट के बेटा, किसके मोल होंगे, सॉल्यूट के यहां पर मोल्स हो जाएंगे, ठीक है? तो यानी मोलरिटी अगर हम डेफिनेशन बोले तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना? या फिर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। बस आप लोग क्या करिएगा, इतना सा याद रखिएगा और आप लोगों को तुरंत इसका आंसर समझ में आ जाएगा, सर मोलरिटी की डेफिनेशन क्या होती है, मोल पर लीटर, ठीक है ना? 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट हैं, बस वही उस सॉल्यूशन की मोलरिटी कहलाती है। अब बताओ इससे सिंपल क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। क्लियर? अच्छा तो डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। तो बेटा डेफिनेशन लिखने को एग्जाम में कम आती है, ये आप लोग भी जानते हैं, न्यूमेरिकल यहां पर इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है, ठीक है? तो मोलरिटी इक्वल टू होता क्या है प्यारे बच्चों, देखिए मोलरिटी इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है? ये होता है। चलिए 1 मिनट देखिए, इसको हम थोड़ा नीचे ले आते हैं, इसका काम अभी यहां पर नहीं है तो इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों? देखिए यहां ध्यान दीजिएगा। ओके चलो प्यारे बच्चा पाठी, अच्छा यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा ना, मोलरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। अब अगर मैं आगे देखो भाई मोलरिटी इस फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है? अब अगर हम क्या करें, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दें, मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा बताइए बेटा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द
सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और किस में भाई, मिलीलीटर में या सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, अब अगर आप लीटर से मिलीलीटर में अगर इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहां 1000 से प्यारे बच्चों आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और नेक्स्ट सिस्टम में 1000 ऊपर चले जाएगा तो यहां पर ये इनटू हो जाएगा प्यारे बच्चा। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। तो मोलरिटी के लिए फॉर्मूले के लिए अगर आप इस वाले फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं और इस वाले का भी कर सकते हैं। जनरली जो यूज करते हैं हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं, इस चीज को आप याद रखिएगा, गांठ बांध दीजिएगा प्यारे बच्चों। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम न्यूमेरिकल्स यहां पर करने वाले हैं। क्लियर, चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, देखिए अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो m/2 लिखा हो, या m/10 लिखा हो ऐसे, या m/100 लिखा हो ऐसे, इनका क्या मतलब हुआ बेटा? देखो न्यूमेरिकल में से दे रहा हूं, देखो अगर m/2 लिखा गया हो तो इसको सेमी मोलर पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है बेटा? इसको सेमी मोलर। अगर m/10 लिखा हो तो इसको डेसी मोलर रीड किया जाता है, डेसी मोलर। अगर m/100 लिखा हो तो इसको सेंटी मोलर बोला जाता है। याद रखिएगा, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। क्लियर, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर आपको क्लियर हो गया है तो भाई बहुत अच्छी बात है। अब हम थोड़ा इसको आगे समझते हैं। ओके, चलो भाई। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? ठीक है, बढ़िया होंगे। चलो अब हम पढ़ने वाले हैं। देखिए हमने इतना तो पढ़ लिया है, हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं और आपके अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं और आपके सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, इसके बारे में तो अच्छे से हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस, यानी जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? सॉल्युबिलिटी। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा पार्टी? सॉल्युबिलिटी अब हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर, तो देखिए भाई सॉल्युबिलिटी होती क्या है, पहले हम इसके बारे में जानेंगे। फिर हम डिफरेंट जो सब्सटेंसेस हमारे पास होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट सॉल्वेंट में कैसी होती है उनके बारे में जानेंगे। क्लियर है ना? यस सर, बहुत अच्छी बात है। तो प्यारे बच्चों, सॉल्युबिलिटी पहले होती क्या है, पहले हम वो जान लेते हैं। अगर हमें सॉल्युबिलिटी समझ में आ गया तो वही और टॉपिक बड़े इजीली से समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सॉल्युबिलिटी क्या है ना, कोई भी आपके पास में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दे देता हूं और मैं आपसे ये बोलता हूं कि भाई ये आपके पास सॉल्यूट है। ठीक है, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में आप कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर पाओगे, यानी इसमें कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इसमें घुलेगा। ठीक है, तो वो क्या होगा? उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी, यानी एक तो टाइम ऐसा आएगा ना कि जिसके बाद जो आप उसमें सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं किसमें? सॉल्वेंट में, वो घुलना बंद हो जाएगा, वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। तो उस टाइम पर हम कहेंगे कि इसकी सॉल्युबिलिटी आपकी इतनी ही है। क्लियर ना, समझ रहे हैं? तो सॉल्युबिलिटी देखो नाम से ही पता चल रहा है कि सॉल्युबिलिटी होती क्या है। कोई भी जो चीज है वो कितने एक्सटेंट तक वहां पर डिसॉल्व हो सकती है, दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। उसको क्या बोलेंगे हम? सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। तो अगर डेफिनेशन पे चलते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज एक्सप्रेस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इट व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर। ठीक है, एक स्पेशल टेम्परेचर भी वहां पर होना जरूरी है, क्योंकि अगर स्पेशल टेम्परेचर नहीं होगा, अब मान लीजिए सॉल्यूशन डिक्रीज नहीं हो रहा है, सॉल्यूशन जो आपका सॉल्यूट है उसमें घुल नहीं रहा है, तो भाई आप क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है ना। एक स्पेशल टेम्परेचर आपको रखना है, बस उसी टेम्परेचर आप उसमें क्या कर रहे हैं? सॉल्यूट को बार बार ऐड करते जा रहे हैं और उसमें डिसॉल्व करते हुए जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि जिस सॉल्यूट को आप उस सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हैं, जिस सॉल्यूट का वो सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं, वो जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। तब हम कहेंगे ये क्या है? इस सॉल्यूशन की, इस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी है। क्लियर? ठीक है, तो देखो यहां पर हम जो पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स के बारे में जानेंगे, और उसके बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स उसके बारे में हम बात करेंगे। क्लियर है ना? तो हमें दो चीजों के बारे में यहां पर पढ़ना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर का हर एक टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सर कौन सा टॉपिक इसमें ऐसा है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर ना? तो समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो भाई देखते हैं हम पहले इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इसको हम पहले अच्छे से देखते हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड्स इन लिक्विड्स, यानी अब आपको हमने कोई लिक्विड दे दिया मान लीजिए, और उस लिक्विड में हमने आपको कोई सॉल्यूट को ऐड करने को दे दिया, और आपसे ये बोला जाए कि बताइए भाई इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है।
ठीक है ना। तो हम देखो हम बोलेंगे इसे, मान लीजिए कि आपके पास एक बीकर है, इस बीकर में आपको हमने वाटर दे दिया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब जब वाटर दिया तो इसके साथ ना हमने आपको बेटा शुगर भी दे दिया। क्या दे दिया? शुगर दे दिया। अब हम कह रहे हैं कि शुगर को इस वाटर में आप डिसॉल्व करिए, ठीक है। तो जो शुगर है यहाँ पर वो क्या है भाई? सॉल्यूट है। जो यहाँ पर वाटर आपके पास वो क्या है बेटा? सॉल्वेंट है। और आपको क्या करना है? इस शुगर को इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है, ठीक है। तो भाई देखो एक और टेम्परेचर मान लीजिए फिक्स है, हमने कहा भाई 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, या 100 नहीं 50 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए, ठीक है, इतना टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पे आपको ये क्या करना है? इसमें डिसॉल्व करना है। तो कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कितना अमाउंट ऑफ जो शुगर है वो इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगी, यानी वो इस वाटर में डिसॉल्व होगी, वो हमें चेक करना है। क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बेटा अगर मैं सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स, ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स की बात करता हूं, तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंसेस एट अ गिवन टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसी को हम क्या बोलेंगे? उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी बोलेंगे, ठीक है ना। 100 ग्राम आपके पास सॉल्वेंट है, उसमें आप कोई सॉल्यूट ऐड कर रहे हो, किसके लिए? सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाने के लिए। जानते हैं ना सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? एक एक्सटेंट के बाद वो घुलना बंद हो जाता है, उसमें नो मोर सॉल्यूट इज एडेड, ठीक है ना, उसमें आप सॉल्यूट को एडिट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए बोला कि टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाने के लिए आप जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में मिला रहे हैं, तो वो जो कहलाएगा वो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। यानी उस सॉल्यूशन को, यानी उस सॉल्युबिलिटी को हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन सॉल्वेंट, या इन लिक्विड्स हम उसको कहेंगे। क्लियर? समझ में आ गया ना? बहुत अच्छी बात है भाई। अब देखो, अब एक चीज ध्यान देना बच्चों कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट हैज हाईएस्ट वैल्यू इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस चीज को भी याद रखना कि भाई देखो कॉन्सेंट्रेशन किसका? आपका सॉल्यूट का, किसमें? आपके सॉल्यूशन में क्या होता है? सबसे ज्यादा हाई होता है, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखिएगा। और अब हम देखो, ये तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट डालते हैं, यानी जिनकी वजह से जो हमारी सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ती है, या फिर वो घटती है, या फिर वो पहले बढ़ती है और फिर घटती है। ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे सॉल्वेंट पे इफेक्ट डालती हैं, अब हम उनके बारे में जानने वाले हैं सर। तो सर बहुत मजा आ रहा है क्लास में, सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। अब हमें वो फैक्टर के बारे में जानना है सर जी, हमें जल्दी बताइए कि सर वो फैक्टर कौन कौन से हैं। तो भाई देखिए यहाँ पर वो फैक्टर कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम डिटेल्ड स्टडी आपको कराने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, यहां को आपका ध्यान होना चाहिए भाई, तभी आपको पढ़ने में मजा आएगा, तभी आपको प्यारे बच्चा पार्ट स्टडी करने में मजा आएगा। भाई देखिए, सबसे जो पहला फैक्टर है ना बच्चों, वो क्या है? नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट, ठीक है। अब इसका मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं। देखिए, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, जो जैसा बिहेव करता है, जो जैसा कर्म करता है, उसको वैसा ही फल मिलता है। सेम कॉन्सेप्ट पे ये वर्क करता है प्यारे बच्चों। यानी ये जो वर्क करता है ना, इसके लिए आपको एक वर्ड याद रखना है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी सेम सेम में घुलेगा, और जो सेम नहीं होगा वो आपके सेम वाले में ही घूमेगा, ठीक है ना। अब देखो कैसे, हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। देखो बच्चों ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से देखिएगा, ठीक है बेटा। देखो ये आपका क्या है? एक बीकर है। एक बीकर में आपने क्या मिला दिया बेटा? H2O आपने मिला दिया। क्या मिला दिया? H2O आपने मिला दिया भाई, ठीक है ना। तो देखो बेटा, आपको इसमें क्या मिक्स करना है? HCl आपको इसमें डिसॉल्व करना है। क्या करना है? HCl आपको इसमें डिसॉल्व करना है। तो भाई क्या HCl H2O में डिसॉल्व होगा? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। यानी ये जो कॉन्सेप्ट कहता है, ये बोलता है कि भाई लाइक डिसॉल्व लाइक,
यानी कहने का मतलब है कि अगर आपके पास सॉल्यूट पोलर नेचर का होगा तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। समझ रहे हैं बात को? और अगर सॉल्यूट आपके पास नॉन पोलर होगा, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, अगर ये नॉन पोलर होगा तो भाई सॉल्वेंट भी उसके लिए कैसा होना चाहिए? नॉन पोलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नॉन पोलर होना चाहिए। और नॉन पोलर होगा तभी सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व होगा, और अगर पोलर होगा तो पोलर डिसॉल्व होगा पोलर सॉल्वेंट में। समझ रहे हैं बात को? तो ये कॉन्सेप्ट कहता है बेटा, ये जो डिपेंड करता है ना सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस उनके बीच में, उस पर डिपेंड करता है। यानी अगर आपको किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है तो उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस है वो सेम होना चाहिए। इट शुड बी सेम, ठीक है ना? वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं होता है तो उस कंडीशन में प्यारे बच्चों जो आपके पास सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? यस। देखिए बेटा, अगर मैं बात करता हूं ना, देखो NaCl, अब देखो एक NaCl आपके पास कंपाउंड है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनाते हैं, दो पोल इस पर भी आ जाते हैं, प्लस और माइनस का। HCl की मैं बात करता हूं, दैट इज पोलर कंपाउंड HCl, ठीक है? तो देखो बेटा, ये क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इस पर पार्शियली नेगेटिव और इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये भी आपका एक पोलर कंपाउंड होता है, ठीक है ना? तो अगर आप इसको डिसॉल्व करने जा रहे हैं पोलर सॉल्वेंट में तो बेटा ये जनरली डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे H2 में हम आपको डिसॉल्व कर देते हैं तो वही हो जाएगा, NaCl को डिसॉल्व कर देते हैं तो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि भाई आपके पास ये HCl है या आपके पास NaCl है, और मैं अगर कहूं भाई कि इसको बेंजीन में डिसॉल्व करके दिखा दो, क्या बोलूं बेटा? इसको बेंजीन में घोल के दिखा दो। भाई बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6 होता है बेटा। क्या होता है? C6H6 होता है। अब आपसे ये बोला जाए कि बेटा इसको बेंजीन में डिसॉल्व करके दिखाओ तो क्या ये बेंजीन में डिसॉल्व होगा? तो आपका आंसर होगा नहीं सर, नहीं होगा। व्हाई? क्यों नहीं होगा? बिकॉज बेंजीन इज ए नॉन सॉल्वेंट, ठीक है ना? बेंजीन जो है आपका क्या होता है बेटा? हाँ ठीक है, बेंजीन जो होता है बेटा आपका पोलर सॉल्वेंट नहीं होता है। क्या होता है? वो पोलर सॉल्वेंट नहीं होता है, इसीलिए क्या होगा? उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात को? तो ये कॉन्सेप्ट कहता है आपका फर्स्ट वाला। क्लियर हो गया है? बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, तो देखो भाई इंटरेक्शंस क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए किसके बीच में? सॉलिड एंड सॉल्वेंट के बीच में। दिस इज अकॉर्डेंस विद द बेसिक रूल ऑफ लाइक डिसॉल्व लाइक। इसको याद रखिएगा भाई। देखिए ना, केमिस्ट्री का हर एक टॉपिक आपको रटना नहीं है, उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर समझ में आ रहा है तो भाई लाइक करिए, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक फ्रेंड्स को इसको शेयर भी कीजिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ सके और हम आपको और अच्छे तरीके से यहां पर एक्सप्लेन करें। क्लियर? चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। अब जो नेक्स्ट है ना बच्चा पार्टी, वो क्या है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर, सॉरी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है? अब अगर सर आपने इस बीकर में वाटर लिया है, सर क्या लिया है? वाटर लिया है, और वाटर में आप कोई सॉल्यूट ऐड करने जा रहे हैं। सर अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दें या फिर टेम्परेचर घटा दें तो सर क्या इफेक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी पर? सर क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या फिर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी या फिर क्या होगा? सर हमें पहले वो एक्सप्लेन करिए। तो बहुत अच्छी बात है प्यारे बच्चों, इसके बारे में भी जानते हैं। देखो बेटा, जनरली अगर मैं बात करता हूं, अगर हम किसी सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी उस केस में इंक्रीज होती है। लेकिन यहां पर ना प्यारे बच्चों, हमें 3 टाइप्स से इसको जानना है प्यारे बच्चों। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। 3 टाइप से टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं या फिर हम उसको डिक्रीज करते हैं। तो सर ऐसे कौन कौन से आपके जो 3 फैक्टर हैं, 3 टाइप्स में हमने डिवाइड किया है, वो पहले हमें एक्सप्लेन कीजिए भाई। बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, मजा आ रहा है ना क्लास में? जल्दी बताइए यस सर, हमें सर मजा आ रहा है क्लास में। अब सर आप और भी अच्छे से पढ़ाइए और हमें अच्छे से एक्सप्लेन करिए भाई। बहुत अच्छी बात है। चलिए बेटा लोग देखिएगा अब यहां पर, ठीक है? तो देखिए इसके बाद देखिए
द solubility ऑफ solutes increases with increase in the temperature। यानी सबसे जो पहला पॉइंट ये कहता है कि भाई जो आपके पास सॉल्यूशन है, अगर आप बच्चा पार्टी इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है सर? बढ़ती है सर। सॉल्युबिलिटी क्या होती है बेटा? बढ़ती है। अरे सर क्या कह दिए सर, सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। बेटा एग्जांपल आपके सामने है ना, आपको बीकर दिया, ठंडा पानी दिया, उसमें शुगर डिसॉल्व करने को बोला, तो क्या उसमें जो शुगर है वो कंप्लीट डिसॉल्व हो पाएगी? तो आपका आंसर होगा सर नहीं सर, नहीं हो पाएगी। तो क्या करें? अगर हम उस वाटर को बॉईल कर दें और बॉईल वाटर में अगर हम शुगर ऐड करते हैं तो क्या जो शुगर है वो आपकी डिसॉल्व हो जाएगी? तो आपका आंसर होगा यस सर, बिल्कुल हो जाएगी। भाई कैसे? क्योंकि आपने सॉल्वेंट का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है, इसीलिए वो अब डिसॉल्व हो गई है। क्लियर? तो भाई यहां पर यही पॉइंट ये बोलता है कि अगर आपने सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है तो भाई सॉल्यूशन की जो आपकी सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। जैसे आपका सोडियम नाइट्रेट है प्यारे बच्चों, ठीक है ना? देखो यहां पर आप क्या कर रहे हो, सॉल्यूट आपके पास था, सॉल्यूट ने देखो सॉल्वेंट ने में आप क्या किया, आपने सॉल्वेंट जो आपके पास है उसमें आपने सॉल्यूट को मिला दिया, और जब मिला दिया तो देखा भाई सॉल्यूट तो अच्छे तरीके डिसॉल्व ही नहीं हो रहा है। फिर आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, यानी उसको हीट दी। भाई क्या दी? उसको हीट प्रोवाइड करी। और जब हीट प्रोवाइड करते हैं प्यारे बच्चों तो सॉल्यूशन उसका प्रिपेयर हो जाता है फिर, ठीक है? और भाई आप यहां पर हीट दे रहे हैं तो प्यारे बच्चों एंथैल्पी जो होगी ना, यानी डेल्ट जो आपकी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर? क्योंकि हीट आप दे रहे हैं, दैट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है? जिसमें हीट का एब्जॉर्प्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक बोलते हैं। जिसमें से हीट इवॉल्व होती है उसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक उसको कहते हैं। ये आपको बेटा अच्छे से आता होगा, क्लास 10th से आप इस चीज को पढ़ते हुए आ रहे होंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो बेटा देखो एक एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जैसे आपका इसका एग्जांपल है आपका पोटेशियम नाइट्रेट है प्यारे बच्चों, इसका भी काम यही होता है। NH4Cl आपके पास अमोनियम क्लोराइड है, ये भी प्यारे बच्चों सेम यही वर्क करता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो भाई ये है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का फर्स्ट पार्ट, कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं कि अगर उनका टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो भाई उनका जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? बहुत अच्छी बात है। और अगर क्लियर हो गया है तो भाई बताइए कमेंट्स करके कि यस सर हमें क्लियर है। अब आप हमें नेक्स्ट पॉइंट पे लेके चलिए। अरे वाह सर, दिल जीत लिए सर आप, बहुत मजा आ रहा है सर क्लास में। वाह भाई बच्चों, बोर नहीं होना है। अगर यहां पर आए हैं तो बोर नाम का कोई कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, तभी पढ़ने में मजा आएगा। अदरवाइज तो बेटा फिर क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। समझ रहे हैं? चलिए अब जो दूसरा है भाई ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, ये वही है, टेम्परेचर का दूसरा भाई है ये। अब ये कहता है कि भाई अगर कुछ सॉलिड आपके पास ऐसे होते हैं कि अगर आप उनका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उनकी सॉलिबिलिटी प्यारे बच्चों डिक्रीज हो जाती है। कुछ सॉलिड्स आपके पास ऐसे होते हैं, तो भाई ऐसे कौन कौन से सॉलिड्स आपके पास हैं जिनका अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में उनकी सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है? तो सर बताइए ना कौन कौन से हैं। बेटा अगर मैं बात करता हूं भाई कौन से, लिथियम सल्फेट आपके पास है, और आपके पास सोडियम कार्बोनेट और मोनोहाइड्रेट, दैट इज कॉल्ड मोनोहाइड्रेट, ये आपके पास है। ये ऐसे सॉल्यूट है ना कि अगर आप इनको सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे हो तो पहले क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो भाई इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है ऐसे करके, ठीक है? अगर मैं आपको दिखाऊं ना, ये ग्राफ अगर मैं आपको ऐसे करके दिखाऊं तो अगर आप यह देखो, ये टेम्परेचर का है, ये सॉल्युबिलिटी का ग्राफ है, ठीक है? तो बेटा अगर आप ये आपका सॉल्युबिलिटी है, ये टेम्परेचर है, ठीक है? अब धीरे धीरे क्या हुआ कि आपने इनका टेम्परेचर बढ़ाया तो भाई पहले सॉल्युबिलिटी ऐसे करके बढ़ गई, और एक पॉइंट ऐसा आएगा प्यारे बच्चों जहां पर इसका टेम्परेचर यहां से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो रहा है बेटा, सॉल्युबिलिटी आपकी घट रही है, ठीक है? देखो एक मिनट, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, ये तीसरा कॉन्सेप्ट था बेटा, एक मिनट इसको ऐसे समझिए, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है? 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। बेटा देखो इसमें ऐसा होता है ना, ये टेम्परेचर है और प्यारे बच्चे सॉल्युबिलिटी है,
ठीक है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं प्यारे बच्चों तो सॉल्युबिलिटी ऐसे करके डिक्रीज होती है भाई, ध्यान दीजिएगा। यानी इस केस में अगर मैं बात करता हूं तो सॉल्युबिलिटी इसके साथ क्या होती है, घटती है, इसके साथ डिक्रीज होती है। ठीक है, तो भाई देखो सॉल्यूट आपके पास है, सॉल्वेंट आपके पास है, अब आप इसको हीट जो क्या दे रहे हो, आप हीट दे रहे हो इसको, नहीं ना, आप बेटा इसको हीट नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, सॉल्यूशन बन गया भाई, सॉल्यूशन बन गया। और सॉल्यूशन जब बना ना उसका टेम्परेचर आपने कम कर दिया, और जब टेम्परेचर आपने कम किया सॉल्यूशन का तो उस कंडीशन में प्यारे बच्चों जो सॉल्यूट अभी अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो रहा था अब वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। और अगर वो डिसॉल्व होना बंद हो गया तो इसका मतलब क्या है कि भाई उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई है। ठीक है, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया और सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, घट गई सर। ठीक है बेटा, देखो कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना, आप देखो टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हो तो बढ़ता है, लेकिन कुछ टेम्परेचर बाद तो घट जाता है। ठीक है, तो यानी दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो उस कंडीशन में कुछ सॉल्यूट्स आपके पास ऐसे होते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक हो गया, क्लियर ना। अब सर देखिए, और बेटा इसमें आप दे रहे हो ना बेटा, हीट इसमें इवोल्यूट हो रही है। ठीक है, इसमें हीट का इवोल्यूशन हो रहा है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सोथर्मिक। इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सोथर्मिक बोलेंगे। और हीट का इवोल्यूशन हो रहा है तो इसलिए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन प्यारे बच्चों नेगेटिव होगा। अगर एब्जॉर्प्शन हो तो पॉजिटिव, अगर आपका यहां पर आपका इवोल्यूशन हो रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब जो तीसरा पॉइंट ये बोलता है, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सर कैसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बोलता है कि कुछ सॉल्यूट आपके पास ऐसे होते हैं प्यारे बच्चों, जो अभी मैं यहां पर पॉइंट बता रहा था ना, ये यहां पर आना चाहिए था। ठीक है, कि भाई अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो क्या होता है, पहले धीरे धीरे जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी ऐसे करके बढ़ती है, ऐसे करके। लेकिन जैसे जैसे आप और टेम्परेचर इंक्रीज करते गए तो सॉल्युबिलिटी भाई घटने लग जाती है प्यारे बच्चों। अब देखो ये नीचे को आने लग गया ना ग्राफ, ऐसे करके ये। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज हो रही होती है। सर ऐसा कौन सा सॉल्यूट है वो जो ऐसा इरेगुलर बिहेव प्रदर्शित कर रहा है, ऐसा इरेगुलर बिहेव रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बेटा उसका नाम है सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, ये करता है भाई ऐसा। ये क्या करता है, पहले टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, पहले बड़े मजे में बढ़ रहा है, और जैसे ही टेम्परेचर आपने फिर और बढ़ाया, फिर बेचारे ने धोखा दे दिया टाइम पर और धीरे 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 डिक्रीज होने लग गया। अब ऐसे धोखेबाज है ये आपके पास। अब जब ऐसे धोखेबाज यहां पर सॉल्यूट आ गए तो सॉल्यूशन कहां से बनेगा प्यारे बच्चों, सॉल्युबिलिटी कहां से आपकी बढ़ जाएगी, ये आप लोग भी समझ रहे होंगे। ठीक है, तो भाई बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो गया होगा आपको ये कॉन्सेप्ट ही। और भाई देखो जहां पर जिस पॉइंट पर प्यारे बच्चों इसकी सॉल्युबिलिटी जहां तक बढ़ रही थी वहां तक तो बात है, लेकिन जहां से घटनी स्टार्ट हो जाए दैट टेम्परेचर इज नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। उसको क्या बोलेंगे बेटा, ट्रांजिशन टेम्परेचर उसको बोलते हैं। क्लियर हो गया है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, वेरी नाइस। एग्जाम्पल नोट कर लो भाई, बहुत मजा आ रहा है सर क्लास में, वाह सर गजब का आनंद है सर क्लास में, वाह मेरे प्यारे बच्चों। आपने नोट कर लिया है, कॉपी में नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन बेटा साथ साथ में नोट्स भी आपको प्रिपेयर करने हैं, तभी पढ़ने का मजा है, क्योंकि फाइनल टाइम पर बेटा आप अपने नोट्स से ही पढ़ेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो भाई वहां तो मैं नहीं आऊंगा ना आपको बताने, तो इन चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करिएगा और तभी पढ़ने का मजा है। तो बेटा ये तो टॉपिक जो है ना पूरा आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है और आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके चलो भाई, हाँ एक टॉपिक और है बेटा, एक टॉपिक और है। ठीक है, अभी तो ये आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर बचा है। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा इसको भी देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है सर, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए बच्चों कि भाई इफेक्ट ऑफ प्रेशर की अगर मैं बात करता हूं ना, अगर सॉलिड्स और जो लिक्विड होते हैं ये बेटा कंप्रेस नहीं होते, ये आपके इनकंप्रेसिबल होते हैं ना, तो अगर आप इस पर प्रेशर अप्लाई करोगे ना तो सॉलिबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता भाई। ठीक है ना, जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं अगर आप इन पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो आप सोच रहे हो कि सर क्या सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, आपका आंसर होगा सर नहीं, नो बढ़ेगी, बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट तक होता है।
समझ रहे मेरी बात को? तो इस केस में प्यारे बच्चों, क्योंकि इनकंप्रेसिबल होते हैं तो इसीलिए कंप्रेस नहीं होते हैं, तो इसीलिए अगर आप इन पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में जो इनकी सॉल्युबिलिटी है वो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स इज जनरली वेरी स्मॉल और ठीक है इनसफिशिएंट। देखिए दिस इज बिकॉज, ठीक है बेटा, ये तो आपको समझ में ही आ गया होगा, सॉलिड्स लिक्विड्स ना हाईली आपके जो होते हैं कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली रिमेन जो होते हैं इन पर कोई इफेक्ट आपका नहीं पड़ता। इस चीज को हमने याद रखना है। अभी क्लियर हो गया है? बहुत अच्छी बात है। चलिए अब चलते हैं अब हम अगले टॉपिक पर। ये आपको पूरा अच्छे से प्यारे बच्चों क्लियर हो गया होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी। तो देखिए अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि अभी तक जो हमने पढ़ा था वो लिक्विड में कोई हमने सॉलिड डिसॉल्व किया था तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, कैसे, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उस पर इफेक्ट डालते हैं, उसके बारे में अभी हमने पढ़ा था। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं कि आपको कोई लिक्विड दिया गया है और इस लिक्विड में आपको कोई गैस को डिसॉल्व करने को बोला जाए तो भाई उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, उसके सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको देने वाले हैं। चलिए भाई आप लोग ध्यान से देखिएगा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स, ठीक है। अब आपको एक पर्टिकुलर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट दे दिया जाए और आपसे यह बोला जाए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर आपके पास हो, कोई गैस आपके पास हो, उस गैस को आपको सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है तो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वो जो गैस है, गैस का कितना अमाउंट उस सॉल्वेंट में 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है, 100 ग्राम ऑफ लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है, दैट आपका अमाउंट क्या कहलाएगा, उस आपके गैसेस सॉल्यूशन का आपका सॉल्युबिलिटी कहलाएगा, ठीक है ना। क्या बोलेगा बेटे उसको, गैसेस जो आपके पास है, गैसेस जो आपके पास सॉल्यूट है, ठीक है, उसकी क्या बोलेगा, उनको सॉल्युबिलिटी हम उसको कहेंगे। क्लियर है ना। चलिए तो गैसेस डिसॉल्व्स इन लिक्विड्स टू फॉर्म होमोजेनियस सॉल्यूशन। होमोजेनियस का मतलब कि जिसमें आपके पार्टिकल कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी जिसके पार्टिकल को आपने नेक्ड आई से देख नहीं सकते हैं, दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस, ठीक है। जिसका कंपोजिशन हर एक जगह पर सेम होता है, दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस। क्लियर। चलिए मैनी गैसेस जो होती है प्यारे बच्चों डिसॉल्व होती है वाटर में। जैसे हमने देखा होगा ना, आपकी जो फेसेस होती हैं, फेसेस, ठीक है, वो कहाँ रहती है, वाटर के अंदर रहती है। अब बेटा देखो वाटर, देखो हम क्या है, हम तो वाटर के अंदर है नहीं ना, हम तो बाहर हैं। भाई हमें अगर ब्रीथिंग करनी है तो उसके लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, होती है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट। तो हमें कहाँ से मिलती है, हमारे चारों ओर के एटमॉस्फेयर से मिलती है। लेकिन जो आपकी फिशेज है उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती होंगी, भाई वो तो बाहर नहीं रहती हैं, वो तो वाटर के अंदर रहती है। तो बेटा वाटर में भी तो कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा ना जिससे वो ब्रीथिंग करती होंगी। तो बेटा वाटर में भी ना आपकी ऑक्सीजन डिसॉल्व रहती है, जिसके कारण से जो आपकी फिश होती हैं वो ब्रीथिंग कर पाती हैं, वो सांस ले पाती हैं। समझ रहे मेरी बात को। तो बेटा ये आपके सामने एग्जांपल हो गया कि सर क्या कोई गैस लिक्विड में भी डिसॉल्व हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है भाई, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक है ना, कोल्ड ड्रिंक को सेव करने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो क्या करता है उसको सेव किए रखता है, हाई प्रेशर पर उसको सील किया जाता है। समझ रहे ना, यस, बेटा उसी का इफेक्ट है, ठीक है। चलो तो देखो मैनी गैसेस डिसॉल्व ओनली टू स्मॉल एक्सटेंट इन ए वाटर। बहुत सारी गैसेस होती है, जैसे कि ऑक्सीजन आपकी एक स्मॉल एक्सटेंट तक ही हम उनको ऐड कर सकते हैं, तो दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। क्लियर हो गया है। चलिए भाई अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं सर, हमें पहले ये बताइए सर, क्योंकि ये पढ़ना पहले बहुत जरूरी है, तभी तो आप आगे के कॉन्सेप्ट जानेंगे ना। चलो भाई अब बात करते थे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस में आल्सो बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी। प्यारे बच्चों इस चीज को भी आप याद रखिएगा कि किसी गैस की सॉल्युबिलिटी को हम मोलरिटी के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। बेटा कैसे, मोलरिटी में भी तो यही तो देखते हैं ना कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितने लीटर में डिसॉल्व हो रहा है, यही तो होता है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, या फिर मोल फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो यही तो उसमें कहा जाता है। यस, तो बेटा इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके टर्म्स में, मोलरिटी या फिर मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में। क्लियर। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं प्यारे बच्चों जो हमारे गैसेस की सॉल्युबिलिटी पर इफेक्ट डालते हैं,
ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, अब हम उनके बारे में अच्छे से जानने वाले हैं। तो देखिए भाई, अगर मैं बात करता हूं पहले फैक्टर की, तो बेटा अगर हम बात करते हैं पहले फैक्टर की, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट। बेटा देखो कि दोनों का जो नेचर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, यानी सॉल्यूट हो गया और सॉल्वेंट हो गया, उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन है वो सेम होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो भाई नेचर पर डिपेंड करता है कि जो डिफरेंट सॉल्वेंट होते हैं ना, उनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है, डिफरेंट सॉल्यूट होता है उनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है। तो यानी एक जो आपके पास सॉल्यूट है वो बेटा उसी में आपका डिसॉल्व होगा जैसा उसका उसके साथ इंटरेक्शन होगा। क्लियर। चलिए सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि भाई टेम्परेचर पे भी ये क्या करता है, डिपेंड करता है, और प्रेशर पे भी ये प्यारे बच्चों डिपेंड करता है। अब एक एक करके हम जानते हैं। तो अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट की, तो जो सॉल्युबिलिटी होती है ना वो डिफरेंट गैसेस की बेटा डिफरेंट होती है इन डिफरेंट लिक्विड्स। ठीक है, तो भाई पहले तो ये नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक हो गया। अगर सेकेंड पॉइंट की हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो भाई अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए या फिर टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया जाए तो क्या सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो भाई देखिए ध्यान से सुनिएगा कि भाई जो सॉल्युबिलिटी होती है गैसेस की वो बेटा डिक्रीज हो जाती है अगर आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। समझ रहे हैं क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो गैसेस होती है ना प्यारे बच्चों वो डिसॉल्व होती है लिक्विड में और विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, और वो क्या करती है हीट को इवोल्यूएट करती हैं, हीट को आपको इवोल्यूशन करती हैं, जिस प्रोसेस का नाम होता है एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप इनका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी होती है लिक्विड से में वो डिक्रीज हो जाती है। क्लियर। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ये गैस है ना, इसमें हमने सॉल्वेंट को मिलाया, सॉल्यूशन बन गया, और हीट का प्यारे बच्चों यहां से इवोल्यूशन होता है। सर क्या होता है बेटा, हीट का इवोल्यूशन होता है। और अगर हीट का इवोल्यूशन होता है तो भाई ये कौन सी रिएक्शन होगी, आप बोलेंगे सर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। क्लियर। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो भाई आपका इफेक्ट का तो पता ही चल गया ना। अब सबसे बड़ा जो यहां पर आता है भाई, सबसे बड़ा फैक्टर आता है, उसका नाम है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्या आता है बेटा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर आता है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चा पार्टी कि भाई अगर आप यहां पर प्रेशर बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है बेटा सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। सॉल्युबिलिटी यहां पर क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। कब, जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं। अब प्रेशर अप्लाई करने पे सॉल्युबिलिटी तो बढ़ रही है, लेकिन कितने एक्सटेंट तक ये बढ़ेगी और कितना प्रेशर हम अप्लाई करें कि आपकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, इन सभी को बताने के लिए एक यहां पर महान केमिस्ट्री आपके साइंटिस्ट आते हैं, केमिस्ट साइंटिस्ट आते हैं, जिनका नाम होता है प्यारे बच्चों विलियम्स हेनरी, जिनका नाम है, उनकी एंट्री यहां पर होती है। ठीक है, वो बताते हैं कि भाई हम कितना प्रेशर अप्लाई कर सकें कि आपकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाए। उन्होंने क्या किया बेटा, सॉल्युबिलिटी और आपका जो यहां पर गैस का मास है और मोल फ्रैक्शन है उसके बीच में एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप यहां पर दिया है, उसके बारे में अभी हम जानने वाले हैं। तो बेटा देखो किसी भी टॉपिक को आप पढ़े ना, कोई भी साइंटिस्ट बीच में आ जा रहे हैं तो भाई वो आए कैसे पहले ये जानना जरूरी होता है, तब उस टॉपिक को समझना जरूरी होता है। अब आपको यही नहीं पता हेनरी का नियम आया कहां से, क्यों आया, वो किस लिए आया, तो बेटा भाई टॉपिक पढ़ने से क्या फायदा है, ऐसे में कुछ समझ में आपको वो चीजें नहीं आएंगी। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चा पार्टी, आपको बेटा यहां पूरा फोकस कर लेना है ताकि जो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं वो आपको बेटा अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो यहां ध्यान दो आप लोग। तो देखो भाई आपके विलियम्स हेनरी आते हैं, मेड सिस्टमैटिक स्टडीज ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन अ लिक्विड। He gave a quantitative relationship between the solubility of gas in a solvent and pressure, which is also known as Henry's law। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेनरीज लॉ, इसको बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि एग्जाम में ये आता है और एग्जाम में बेटा 3 नंबर का भी क्वेश्चन बन के आ जाता है। कभी कभी ऐसा आता है कि हेनरीज का लॉ क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है, और इससे रिलेटेड आपको एक न्यूमेरिकल भी दे देगा। तो पूरे 4 से 5 नंबर का ये क्वेश्चन बन जाता है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है।
क्लियर। अब देखो भाई क्या होता है, द लॉ स्टेट्स दैट द मास ऑफ ए गैस। भाई देखो हेनरी का लॉ सिंपल ये बोलता है एम पी प्रोपोर्शनल टू एम बोलता है, बस इतना अगर आपको आ गया ना तो आपको हेनरी का लॉ आ गया। पी क्या है बेटा, उस गैस का प्रेशर है। एम क्या है, उस गैस का प्यारे बच्चों मास है, बस इतना तो बोलता है ना, और क्या बोलता है। ठीक है बेटा, तो ये कहता है कि भाई द मास ऑफ ए गैस डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा घटा दोगे ये लॉ फेल हो जाएगा फिर ना। ये लॉ एप्लीकेबल कब है भाई, टेम्परेचर ध्यान से देखो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो तब एप्लीकेबल होगा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन। ये सारी अगर कंडीशन फॉलो कर रहा है तो बेटा तभी हम बोलेंगे कि ये जो है लॉ एप्लीकेबल है। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो ये लॉ आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। अभी कुछ लिमिटेशंस भी इसके बाद में आपको बताने वाला हूं, तो उसमें हम बहुत अच्छे से उसको जानेंगे। क्लियर। तो पहले हम ये देखते हैं कि लॉ कहता क्या है बेटा। अब देख लीजिए प्यारे बच्चों कि मान लीजिए कोई आपके पास ये गैस है, ठीक है, इस गैस का मास कितना बेटा, एम हो गया। क्लियर। अच्छा, अब जब आपने इस गैस का प्रेशर लगाया ना तो प्रेशर को हमने डिनोट कर दिया P से। ठीक है, तो इफ M इज द मास ऑफ द गैस डिसॉल्व यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट एंड P इज द प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ P प्रोपोर्शनल टू M हो जाएगा। होगा ऐसा, होगा ना? यस सर, बहुत अच्छी बात है बेटा, बिल्कुल होगा। ठीक है, और अगर आप इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हो ना तो बेटा हिस्ट्रेसिस का आपका क्या है, आप ध्यान से देखते हो ना बेटा, अगर आप इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हो तो इतिहास गवाह है प्यारे बच्चों, यहां पर एक कांस्टेंट तो जरूर आता है प्यारे बच्चों। और वो कांस्टेंट क्या है बेटा, के है, कि यहां पर क्या एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है ना, क्या एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्लियर। एम क्या है, गैस का मास है, और पी क्या है प्यारे बच्चों, गैस का प्रेशर है। क्लियर हो गया है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या हुआ सर, जैसे इतना सब कुछ हो गया तो बीच में एक साइंटिस्ट और कूद पड़े जिन्होंने इंटरफेयर कर दिया हेनरी के लॉ में। उन्होंने इंटरफेयर, उन्होंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया लॉ को। उन्होंने बोला हेनरी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर हेनरी जी हमने पहले ये पढ़ा था कि भाई हेनरी जो आपका प्रेशर है ना, जो आपकी सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, अभी हमने सॉल्युबिलिटी है उसको हम इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन या फिर इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी के फॉर्म में भी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो हेनरी जी हम एक काम करते हैं, आपके लॉ में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं। आपने बिल्कुल सही बात करी है, मैं थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर दे रहा हूं। ऐसा कौन कह रहे हैं, डाल्टन कह रहे हैं। तो बेटा उन्होंने क्या मॉडिफिकेशन करा, थोड़ा सा आप लोग आगे देखिएगा। तो भाई देखिए डाल्टन आते हैं, बीच में कूद पड़ते हैं। ड्यूरिंग द सेम पीरियड also concluded आपकी independently that the solubility of a gas in a liquid solution depends upon the partial pressure of the gas। इस चीज को उन्होंने मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, नाउ इफ वी यूज मोल फ्रैक्शन, वो बोलते हैं कि भाई अगर हम यहां पर मोल फ्रैक्शन का यूज कर दे ऑफ द गैस का इन द सॉल्यूशन एज ए मेजर ऑफ इट्स solubility, then mole fraction of the gas in the solution is proportional to the partial pressure of the gas over the solution। ऐसा कौन कहते हैं बेटा, आपके हेनरी बोलते हैं। ऐसा कौन कहते हैं भाई, हेनरी। ऐसा सॉरी डाल्टन ऐसा आपका बोलते हैं। ठीक है, तो अगर डाल्टन के अकॉर्डिंग हम देखें तो भाई इनका लॉ क्या हो जाएगा, थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। तो बेटा ये बोलते हैं P प्रोपोर्शनल टू X। देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, X से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा यहां पर लिख लेते हैं। एक मिनट रुक जाइए आप। थोड़ा बेटा छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो देखो बेटा ये क्या बोलता है, P प्रोपोर्शनल टू X बोलता है। ठीक है, प्रेशर जो होगा मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर आप इस साइन को यहां से हटाते हो ना बच्चों, तो यहां पर आता है कांस्टेंट P इक्वल टू K डैश आपका X आ जाएगा। ठीक है, K डैश क्या आ गया बेटा, X यहां पर आपका आ गया है।
ठीक है, एक मिनट, इसको उल्टा लिखिए, ऐसे तो नहीं होगा ये, इसको उल्टा करके करिए, ऐसे नहीं, ठीक है, एक मिनट रुकिए, थोड़ा गलत हो गया है, इसको करेक्शन करिएगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या बोला बेटा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखिए कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मेजर ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन ए सॉल्यूशन प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, यानी x प्रोपोर्शनल टू p करेंगे। ठीक है, चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। अब x प्रोपोर्शनल टू, यानी इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा k डैश इनटू क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। क्लियर, तो समझ में आ रहा है ना? यस भाई, बहुत अच्छी बात है, यहां तक क्लियर है? यस बेटा। अब क्या कर रहे हैं बेटा, ये जो k डैश है ना, ये जो k डैश है, इसका यहां पर क्या काम है भाई, इसका यहां पर क्या काम है? क्यों, इसको क्या करेंगे, इसके डिवाइड में भेज देंगे, और जब डिवाइड में भेजे ना तो क्या हो गया बेटा, 1/k डैश इंटू एक्स इक्वल टू p हो जाएगा। होगा ना? यस सर, बिल्कुल होगा सर। अब बेटा जो 1/k डैश है ना प्यारे बच्चों, इसको क्या लिखा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, इसको kh लिखा जा रहा है और इंटू यहां पर हो जाएगा x। अब ये जो kh है ना भाई, यहां पर डिफाइन भी करोगे आप कि kh को हमने क्या लिखा, 1/k डैश को क्या लिखा है, kh लिखा है। ठीक है, वेयर प्यारे बच्चों जो kh होता है ना, kh इसको बोलते हैं, ये प्रोपोर्शनेटिव कौन है, इसको हम बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, हेनरीज कांस्टेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है बच्चों, हेनरीज कांस्टेंट इसको बोला जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसको, kh को बोला जाता है। क्लियर हो गया है, समझ गए हो ना हेनरीज लॉ? तो ये मॉडिफाई किसने किया था बेटा, ये मॉडिफिकेशन किया था डाल्टन ने किया था, और अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ तो हमने देखा था वो क्या था। क्लियर, चलिए, तो अगर आपके पास हेनरीज लॉ लिखने को आता है तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि सर क्या हम उतना ही लिखेंगे जितना भी आपने पहले बताया था? तो बेटा नहीं, आपको पूरा इतना लिखना पड़ेगा, डाल्टन ने क्या मॉडिफिकेशन किया आपको वो भी बताना पड़ेगा, और हेनरीज लॉ यानी कांस्टेंट जब तक आप यहां तक नहीं बताएंगे, आपको बेटा पूरे मार्क्स इस क्वेश्चन में नहीं दिए जाएंगे। क्लियर, समझ रहे ना बात को? तो इस चीज को बेटा आपको खासकर ध्यान रखना है। अगर आपके ये समझ में आ गया है तो भाई वीडियो को लाइक करिए और कहे कि सर हाँ सर मजा आ रहा है, हमें हेनरीज लॉ भी यहां पर कंप्लीट हो गया है। बहुत अच्छी बात है प्यारे बच्चों, वेरी नाइस, बहुत जबरदस्त, बहुत लाजवाब, वेरी गुड। देखो बेटा क्लियर है ना? यस सर। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, जो kh की यूनिट होती है, ये जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है ना प्यारे बच्चों, इसकी जो यूनिट होती है ना वो क्या होती है बेटा, atm, ठीक है, या फिर बार होती है, ठीक है, और या फिर प्यारे बच्चों केल्विन बार होती है। ठीक है, ये इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। इसको आप लोगों को नोट कर लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। क्लियर, समझ में आ गया? यस सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब हेनरीज के लॉ को ना प्यारे बच्चों हम एक दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। ठीक है, कैसे बोलेंगे, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, इट मींस P, ठीक है, इन दी वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। देखो अगर यहां इसको हटा दोगे ना तो P डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, x के हो जाएगा, और भाई फिर से वही लॉ बन गया। तो इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, हेनरीज लॉ हम इसको कहेंगे। क्लियर, चलिए बहुत अच्छी बात है, आपके टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हुआ है तो भाई अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पीछे नहीं बढ़ने का, आगे चलने का। क्लियर बच्चों, चलो इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में, और अच्छे से आप लोग नोट्स भी प्रिपेयर कीजिए। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलिए नोट कर लिया, वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है बेटा, देखो अब इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करके हमने कुछ यहां पर कंक्लूड किया है भाई, कुछ हमने यहां पर कंक्लूजन निकाले हैं, तो थोड़ा उनके बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट होता है, पहला कंक्लूजन ये बोलता है कि जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट आपके पास kh होता है वो डिपेंड करता है बेटा नेचर ऑफ द गैस पर। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चे, नेचर ऑफ द गैस पर एज वेल एज नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर एज वेल एज टेम्परेचर पर वो डिपेंड करता है बेटा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्लियर, चलिए अब देखो यहां से एमसीक्यू बन सकता है। कैसे बेटा,
अब देखो ना, अब कहोगे कि सर एमसीक्यू कहां से फॉर्म होते हैं भाई, यहीं से तो फॉर्म होते हैं। आ जाएगा केस डिपेंड्स अपॉन, बताओ कौन 4 ऑप्शन दे देगा आपको, तो क्या करोगे वहां पर, हवन करोगे क्या? नहीं बेटा, यहां आप टॉपिक पढ़ोगे, समझोगे, याद करोगे कि मैंने क्या पढ़ाया था उस टाइम पर, और तब आपको ये चीजें वहां पर अच्छे से समझ में आएंगी। और अगर आपको ये अच्छे से क्लियर हो गई तो भाई उस समय आप एमसीक्यू को 1 सेकंड में क्लिक करके आओगे और 1 मार्क्स लेकर आओगे। क्लियर? चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। अब सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं प्यारे बच्चा। अब देखिए, अगर KH की वैल्यू हायर होती है भाई, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, किसी पर्टिकुलर प्रेशर पर अगर KH की वैल्यू क्या होगी, अगर हाई होगी, तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, उस कंडीशन में जो सॉल्युबिलिटी होती है किसकी बेटा, किसकी सॉल्युबिलिटी? गैस की इन अ लिक्विड, वो क्या हो जाएगी बेटा? लो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। सर कैसे कह रहे हैं आप ऐसा, किस बेस पर आप कह रहे हैं? तो बेटा देखो, उसका भी तोड़ है हमारे पास, क्यों टेंशन लेते हो? तो KH इंटू एक्स हो गया प्यारे बच्चा, यही तो कहता है ना लॉ, बोलता ही। ठीक है, अब हमने क्या बोला भाई, अगर KH की वैल्यू, ध्यान से सुनो भाई, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूं ना बेटा, एक मिनट रुक जाइए, इसको हम, हाँ, द लोअर हायर इज द वैल्यू ऑफ KH, अगर आप KH की वैल्यू हाई करेंगे बेटा, ठीक है, देखो ये 1/K' को हमने क्या लिखा था, इसको KH लिखा था ना, लिखा था, ठीक है। अब अगर मैं इसको क्या करता हूं, देखो ये K' की जगह पर, देखो कांस्टेंट था ना बच्चों, तो मैं इसको K' की, इसको नीचे लिख दिया मैंने ऐसे करके, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1/KH इक्वल टू K', हो जाएगा ऐसा, होगा ना? यस सर, बिल्कुल होगा। अब मैंने क्या किया, इस K' की वैल्यू को उठा के यहां रख दो, चलो यहां रखो। अब देखो वैल्यू क्या आएगी, खुद पर तुम्हें पता चल जाएगा क्या मैं गलत कह रहा हूं या मैं सही कह रहा हूं। देखो बेटा, ये क्या हो जाएगा बेटा, K' की आपको ये 1/K' को हमने KH लिखा, तो भाई K' इक्वल टू 1/KH हो जाएगा, होगा? यस सर, बिल्कुल होगा। अब बताओ भाई, अब बताओ प्यारे बच्चा, अब ये स्टेटमेंट सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है? बिल्कुल बोल रहा है ना, कि अगर प्रेशर हाई होगा या अगर KH की वैल्यू को बढ़ाओगे, अगर KH की वैल्यू को आपने इंक्रीज कर दिया, तो उस कंडीशन में प्यारे बच्चों सॉल्यूशन की जो सॉल्युबिलिटी है वो आपकी क्या हो जाएगी बेटा, लो हो जाएगी। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है कि सॉल्यूशन की जो सॉल्युबिलिटी है उस कंडीशन में आपकी डिक्रीज हो जाएगी। कौन से सॉल्यूशन की? उस गैस को जब हमने लिक्विड में मिलाया था, उस वो जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ था, उस गैस की हम बात कर रहे हैं। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको क्लियर हो गया है तो भाई देखो, कॉन्सेप्ट को समझो, रटो मत, क्योंकि अगर रटोगे तो बेटा हमेशा भूल रहोगे, हमेशा भूल जाओगे। आपके भूलने का रीजन बेटा आपका रटना है, तो किसी कॉन्सेप्ट को ना रटो मत, उसको समझने की कोशिश करिए। भाई कब तक नहीं आएगा समझ में? एक बार में नहीं आएगा, हो सकता है 2 बार में नहीं आएगा, कब तक नहीं आएगा? समझ रहे हैं ना? एक बार तो बेटा आपको जरूर आएगा। क्लियर? चलिए, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? द वैल्यू ऑफ KH, द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीज, यानी जब आप वैल्यू ऑफ KH को बढ़ाते हैं तो भाई विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ इंडिकेटिंग दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर। तो भाई टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो भाई सॉल्युबिलिटी तो इसकी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये बेटा मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, जैसा कि आप लोग अच्छे से जानते हैं। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये आपके 3 पॉइंट्स हो गए जो हमने हेनरीज लॉ से आपके कंक्लूड किए थे, ये इनका कंक्लूजन हो गया है। तो अगर आप वहां ये चीजें नोट करना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, अगर उतना भी लिख के आ जाए तब भी अच्छी बात है। देखो, अगर यही क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ जाए तो बेटा फिर ये सब चीजें लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि वहां पर लिखोगे उतना सा लिख के जो क्या आ जाओगे, कम से कम 1 या 2 पेज में उसका आंसर जाना बहुत जरूरी है। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पर। अब कुछ लिमिटेशन यहां पर प्यारे बच्चों हैं हेनरीज लॉ की, यानी हेनरीज लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब ये सारी चीजें फॉलो होंगी, अदरवाइज वो नहीं एप्लीकेबल होगा। तो सर वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं सर, बताइए ना हमें। तो बेटा देखो, पहला तो ये हुआ भाई, फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि अगर प्रेशर बेटा लो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? प्रेशर इज लो, प्रेशर लो होना चाहिए, तब हेनरीज लॉ एप्लीकेबल होगा। क्योंकि हाई प्रेशर पे क्या होगा? द लॉ बिकम्स लेस एक्यूरेट, जो लॉ हो जाएगा वो लेस एक्यूरेट होता है, उसकी वैल्यू सही नहीं आती है। एंड द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सोर्स
ठीक है, चलो भाई, हाँ ये आपका डेविएशन दिखा देता है, कौन, आपका कांस्टेंट, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्लियर, चलो भाई समझ में आ गया ना, यस बेटा। तो भाई इस चीज को याद रखिएगा कि पहली कंडीशन ये बोलती है कि जो आपका प्रेशर है, जो आपका प्रेशर है वो आपका लो होना चाहिए। क्लियर, चलो बहुत अच्छी बात है। अब जो दूसरा पॉइंट कहता है ना, द टेम्परेचर इज टू लो, टेम्परेचर जो होना चाहिए बहुत कम लो नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर इज नॉट टू लो, यानी जो टेम्परेचर होना चाहिए प्यारे बच्चों वो बहुत कम नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं ना। अब आपने टेम्परेचर इतना कम कर दिया, इतना कम कर दिया, भाई क्या होगा भाई, बताओ सॉलिबिलिटी बढ़ेगी क्या, नहीं बढ़ेगी ना, कहां से बढ़ जाएगी, बढ़ेगी क्या बेटा, नहीं बढ़ेगी। आप समझिए ना, आपने वाटर लिया, सो आप NaCl को डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब NaCl देखो, अभी वाटर का जो टेम्परेचर है वो कितना है, मान लीजिए 40 है, ठीक। अब हमने क्या किया, वाटर के टेम्परेचर इतना कम कर दिया, इतना कम कर दिया कि भाई वो वाटर से आइस में कन्वर्ट हो गया, फिर आप उसमें NaCl को डिसॉल्व कर रहे हैं। आप बताओ कहां से होगा, बताओ बताओ, क्या हेनरीज लॉ वहां पर एप्लीकेबल होगा, नहीं सर, बिल्कुल नहीं होगा। तो भाई इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर, चलो बहुत अच्छी बात है। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। अब जो तीसरा पॉइंट है वो ये बोलता है द गैस इज नॉट हाईली सॉल्यूट एंड, ये क्या कर दिया भाई, पूरा लिखा ही नहीं, ठीक है, हाँ ठीक है, देखो बेटा ये इसी में ही है, द गैस इज नॉट हाईली सॉल्यूबल। जो गैस होनी चाहिए ना वो हाईली सॉल्युबल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो वहां पर जो भी सॉल्वेंट अगर उससे रिएक्शन कर गई तो उसने तो कोई प्रोडक्ट बना देना है, और जब प्रोडक्ट बना दिया तो भाई क्या होगा, फिर तो वो नहीं होगा बेटा, एसोसिएट हो जाएगा या फिर वो डिसोसिएट हो जाएगा बेटा सॉल्यूशन में। तो भाई हाईली सॉल्युबल नहीं होनी चाहिए। द गैस नाइदर रिएक्ट केमिकली विद द सॉल्वेंट नॉर डिसोसिएट और एसोसिएट इन द सॉल्वेंट, ये भी बेटा नहीं होना चाहिए। क्लियर, जो आपकी गैस है वो रिएक्शन नहीं करनी चाहिए केमिकली, किसके साथ, सॉल्यूट के साथ या फिर आपके सॉल्वेंट के साथ। अगर ऐसा हो रहा है तो उस कंडीशन में प्यारे बच्चों ये जो लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, इतना समझ में आ गया ना, यस। तो बेटा ये लिमिटेशन आपको याद रखना है जो आपके बोर्ड एग्जाम आपके लिए आने वाले हैं। क्लियर, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे। अब है एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, हम प्यारे बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये एप्लीकेशन आपके लिए है। अब सर ये एप्लीकेशन कैसे करेंगे, सर थोड़ा बता दो ना। अरे भाई क्यों नहीं बताएंगे, इसीलिए तो आए हैं ना। तो बेटा देखो, पहला जो एप्लीकेशन है यानी इसका यूज कहां होता है, कि जो हेनरीज लॉ है बेटा, एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि हेनरीज लॉ को आप अपनी डेली लाइफ में कहां यूज करते हैं, ये कहां देखने को मिलता है, उसके बारे में बेटा हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको देने वाले हैं। तो बेटा देखो, अगर हम बात करते हैं पहला, द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस, यानी कोल्ड ड्रिंक है आपके पास, कोल्ड ड्रिंक होल्डिंग में देखते हो CO2 मिलाते हैं, वो मिलाते थे, सारी गैसें डिसॉल्व करते हैं, तो भाई वहां पर इसका यूज किया जाता है प्यारे बच्चा। क्लियर, बहुत अच्छी बात है। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, इन डीप सी डाइविंग, जिसको बोलते हैं स्कूबा डाइविंग। आप लोगों ने करी है स्कूबा डाइविंग, ठीक है, कभी मौका मिलेगा तो बेटा जरूर करिएगा, बहुत मजा आता है। लेकिन मैंने तो नहीं करी है, देखने से तो मुझे अच्छा लगता था, मजा आता था, लेकिन इन फ्यूचर अगर करेंगे तो आपको उसका एक्सपीरियंस जरूर शेयर करेंगे। क्लियर, अब देखिए बेटा क्या बोलता है, देखो डीप सी में क्या होता है ना, जो डीप सी डाइवर्स होता है आपकी, ठीक है, वो क्या करते हैं बेटा, डिपेंड अपॉन कंप्रेस्ड एयर फॉर ब्रीथिंग एट हाई प्रेशर। देखो ये इंपॉर्टेंट है, हाई प्रेशर पर वो क्या करते हैं, गैस को कंप्रेस करके ले जाते हैं, जो उनके पीछे सिलेंडर बंधा हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, अंडर वाटर, वाटर के अंदर ले जाते हैं। द कंप्रेस्ड एयर कंटेन्स N2, ठीक है, जो एयर होती है ना उसमें क्या मिलता है बेटा, N2 होता है, इन एडिशनल ऑफ टू O2 होता है, विच आर नॉट सोल्यूबल, जो बिल्कुल सोल्यूबल नहीं होती हैं, ठीक है, इन ब्लड एट ए नॉर्मल प्रेशर, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है बेटा, इसका यूज किया जाता है कि हाई प्रेशर पे गैस ले जाई जाती है, और इसीलिए बेटा हेनरीज लॉ वहां पर वर्किंग होता है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। क्लियर, चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जो तीसरा पॉइंट ये बोलता है हाई एल्टीट्यूड, भाई थर्ड इसका यूज कहां होता है, हाई एल्टीट्यूड पे। देखो जैसे जैसे आप चढ़ाई की ओर जाते हो, जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते हो, तो आप देखते होगे कि ऊपर की ओर जाने पर ऑक्सीजन का लेवल आपका कम हो जाता है, होता है, यस सर बिल्कुल होता है बेटा। तो भाई अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है, अब तो क्या होगा बेटा, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है। द लो ब्लड ऑक्सीजन
causes climbers to become weak and unable to think clearly, known as anoxia। ठीक है, और जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए ना प्यारे बच्चों, तो उसकी वजह से क्या होता है ना, हमारी बॉडी के अंदर एक डिसीज प्रोड्यूस हो जाती है। उस डिसीज का नाम होता है एनोक्सिया होता है। सर क्या होता है बेटा? एनोक्सिया होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में भी एमसीक्यू आया था कि भाई एनोक्सिया क्या है। ठीक है, तो एक डिसीज है, एक बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। इसमें ना बेटा दिमाग का थोड़ा हाई टेंशन हो जाता है, प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, दिमाग में। और एक चीज याद रखिएगा, जो फोर्थ आपका है भाई, इन दी फंक्शन ऑफ लंग्स में इसका बेटा यूज होता है। ये तो आप अच्छे से जानते हैं, क्लास 10th की अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी तो वहां पर इसका फंक्शन प्यारे बच्चों आपको अच्छे से क्लियर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। समझ गए ना पूरे लॉ को? कोई डाउट आपके पास? देखो एप्लीकेशन आपको बता दिए, लॉस क्या है वो बता दिया, लिमिटेशन आपको बता दिया, डेरिवेशन आपको बता दिए। तो सारी चीजें जो है ना वो आपको एक्सप्लेन कर दी है बहुत